रक्त संबंधी नामक टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक, जिसका नाम है मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और बगल में एक चित्र बनाइएगा। इसे अपनी कॉपी बनाइए। ये ऊपर का हिस्सा है जिसे कहते हैं मुख हुआ, मुख गुहा, ओरल कैविटी। ये है फेरिंग्स या ग्रसनी। ये है स्टमक या आमाशय। ये है पेनक्रियाज या अग्नाशय। ये हिस्सा है लिवर या यकृत। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। इसके 3 हिस्से होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये हिस्सा है गुदा द्वार या अनस। ये हिस्सा है अपेंडिक्स। बिना देखे बोलो भैया कि देखे बोलो? पक्का ना? हाँ, प्रयास करना है बिना देखे बोलो, या मेमोराइज करो बैठ करके, क्योंकि अब जैसे हमने ब्लड आपको पढ़ा दिया सर्कुलेशन, अब आपकी जुबान पर होना चाहिए ये कहाँ पे क्या हुआ है। वैसे ही मैं यहाँ पे रेड लाइन कलर लगा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है। जहां जहां रेड कलर है ये इंडिकेटर है ग्लैंड का। इसे कहते हैं लार ग्रंथि। ये है जठर ग्रंथि। ये दोनों अपने आप में ग्रंथि हैं, लिवर और पैनक्रियाज। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइन ग्लैंड। आंत्र ग्रंथि या इंटेस्टाइन ग्लैंड। तो यही थी इस टॉपिक का मेन मुद्दा है। फिगर समझ गया? टॉपिक अपने आप आ जाएगा। आमतौर पे हम पीपीटी नहीं इस्तेमाल करते हैं, बट कई बार जैसे आपकी कक्षा में करना पड़ जाएगा, कारण कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ा रहे हैं हाथ से जो काफी समझने वाले हैं। इसके बाद जो भी ऐसा जैसे हड्डी है, कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग करना कर लेंगे, श्वसन तंत्र है, सिंपल सा नॉलेज है उसको, तो बिल्कुल आपको चाहिए कभी बताओ। अरे इतना भी ना करो, हम आपको 14 को दे रहे हैं ना, 14 को फाइनल दे रहे हैं। नहीं करने में हम 12 कर फिर बाउंडर ला देंगे, रिलैक्स करते हैं, 14 को फाइनल कर लेते हैं। बन गया? लार, जठर और आंत्र। क्या बेटा? टॉनिक? नहीं, टॉनिक में मैं नहीं हूं, केवल आंसर है ना। हाँ, तो आप ना, तो फिर उसको उस समय रोक लेंगे, फिर कैसे होगा? फिर ना मैं टाइम बढ़ाऊंगा, फिर अपनी ना 2 की बजाय 5 कर लूंगा, या 2 शिफ्ट में कर लेंगे अपन लोग, हो जाएगा 14 तो 14, वो चाहे टॉनिक आए या ना आए, आ ही रहा है। तो आप, हाँ, खान सड़क टॉनिक इसलिए आवश्यक है कि मैंने देखा है कि उसमें सर बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो काफी जिस्ट तैयार किए हैं वो, तो उससे आपको ना एटलीस्ट 3 दिन अगर आप बैठोगे और वाकई में बैठोगे, एक होता है बैठना, एक होता है वाकई में बैठना, तो आपका ऑन एवरेज 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और यही ना कई बार रणनीति का मुद्दा बन जाता है 4-5, तो क्योंकि उसमें सर बहुत दिनों से लगे हैं रिसर्च में, तो आप उसको कम से कम उसका मैटर याद करके ही जाना जिस टाइप का है वो, और होना भी चाहिए ऐसी चीजें। बन गई? ठीक, सबका फिगर हुआ? तो अगर हम पूरे पाचन तंत्र को देखें तो 2 हिस्से हैं, एक ये लंबा सा एक आंत है ऐसा, और बीच में ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है। तो यदि से हम बांटें तो अपनी कॉपी को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। पाचन तंत्र ऐसे बांटिएगा। एक होता है आहार नाल, इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और एक है हिस्सा पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आहार नाल में देखिएगा तो पहले आपको मिला होगा मुख गुहा, देखा, जिसमें हमें 3 चीजें मिलेंगी, दांत, जिह्वा और लार
तो अब चूंकि ग्रंथि है तो कहाँ चली जाएगी वो, इधर। ये हो गया लार ग्रंथि। इसके नीचे जब आओगे तो मिलेगा ग्रसनी। ग्रसनी में कोई ग्रंथि नहीं है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो मिलेगा आमाशय। और आमाशय में ग्रंथि है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि। और इसी के आसपास है यकृत। और इसी के नीचे है अग्नाशय। दिखा? थोड़ा और नीचे चलेंगे तो है छोटी आंत। यहां एक ग्रंथि है, आंत ग्रंथि। थोड़ा और पास आएंगे तो वो है बड़ी आंत, बट यहां पे ग्रंथि नहीं है। इसके बाद है गुदा द्वार, यहां भी कोई ग्रंथि नहीं है। तो ये एक सेटअप है, इसको बनाई कॉपी में, ये बनी हुई है। जो फिगर आपने बनाया ना उसी को हमने डिजाइन दिया। हो गया? बनाइए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे वो अपना नोट्स पूरा बनाएंगे। चाहे हम पीपीटी से पढ़ाएं तो घर जाके पूरा करना है, लेकिन नोट्स बना के ही घर जाना है। और नोट्स बनाते बनाते याद करिए, लिखोगे याद हो जाएगा। इस तरह की परीक्षाओं में बेटा आंत ग्रंथि चित्र में क्या बनाए हो फिर? जो तो बनाए हो ना आप, उसी को तो मैं क्लियर कर रहा हूं। बन गया? तो अब अगर हम पढ़ना चाहें क्या मिलेगा? मुख गुहा। लिखिए हेडिंग, मुख गुहा। मुख गुहा। अब इसमें मूलतः तीन चीजें हैं। एक है दांत, और एक है जिह्वा, और एक है हिस्सा लार ग्रंथि का। ऐसे थोड़ा दूर दूर कॉपी बनाई इन्हें। दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। दांत का काम है यांत्रिक पाचन करना। यांत्रिक पाचन मतलब पीसना। बड़ा बड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़ क्या कर देता है? छोटा कर देता है। दो तरह के दांत होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत, इन्हें कहते हैं डेसीडियस। इनकी संख्या होती है 20। कितनी? 20। 10 ऊपर और 10 नीचे। और ये 6 माह से जमना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान देना, पहला नीचे का दो मध्यवर्ती दांत, नीचे का दो मध्यवर्ती दांत, अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइजर। क्या बोलेंगे? इनसाइजर। ये आते हैं सबसे पहले बच्चों में, यानी कि जो छोटा बच्चा है उसका यहां वाला दांत आएगा, नीचे वाला, इनसाइजर। दूसरे होते हैं अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ। इनकी संख्या होती है 32। 16 ऊपर और 16 नीचे, 32। तो 20 दांत बच्चों में, 32 दांत हमारे। अर्थात देखो, 20 दांत 2 बार जमते हैं क्योंकि बच्चे वाले उखड़ के फिर से जमेंगे ना। और 12 दांत एक बार जमेगा। 12 दांत एक बार। तो जीवन भर में कुल कितने दांत? जीवन भर में टोटल 52 दांत आते हैं। 20 बच्चा वाला और 32 अपना वाला, है ना? क्योंकि बच्चा वाला उखड़ के फिर से नहीं आएगा। 20 20 20 40 और 12 52। तो टोटल दिन जीवन भर में 52 दांत अपने शरीर में आते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम दांत के प्रकार देखें तो दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इनसाइजर। इनसाइजर, एम, पी एम, कैनाइन और इनसाइजर। अब इसी से जबड़े का सेटअप याद कर लीजिएगा, बनाते रहना मेरे साथ। 3 दांत जो ऊपर वाले होंगे ये होते हैं मोलर, ये होंगे मोलर। इसके बाद जो 2 दांत बीच वाले होते हैं ये होते हैं प्री मोलर, प्री मोलर। और इसके बाद एक दांत और थोड़ा नुकीला नुकीला दिखेगा, ये कहलाता है कैनाइन। और फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो 2 2 दांत का सेट और मिलेगा, इन्हें कहा जाएगा इनसाइजर। इनसाइजर। इसलिए जो दंत सूत्र होता है ना वो होता है 21 23 बटे 21 23 इंटू 2। ये है वयस्कों का। क्या है? वयस्कों का। जिनमें से ध्यान देना, जो ये पीछे का 3 3 है ये मोलर है, 2 2 वाला प्री मोलर, 1 1 वाला कैनाइन, 2 2 वाला इनसाइजर। अब सवाल है कि बच्चों में कौन से दांत कभी नहीं जमते? ध्यान देना, मैं जिनको गोला लगा रहा हूं वो प्री मोलर का लास्ट, सॉरी मोलर का लास्ट और प्री मोलर, ये 2 ऐसे हैं जो बच्चों में नहीं आते हैं। तो इसे हमें चिन्हित करना है। क्या क्या? प्री मोलर प्लस में मोलर के लास्ट, मोलर के लास्ट या थर्ड मोलर, ये बच्चों में कभी नहीं आते, बच्चों में नहीं आते। इनकी संख्या है 12। वही ना 12, 20 तो आते ही हैं। जो राउंड वाले हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये रहा थोड़ा बहुत दांतों के बारे में जानकारी, इसे नोट कीजिएगा। इतना ही पर्याप्त है, इतना ही सब कुछ है, पर्याप्त तो है ही। बच्चों का ध्यान देना, ये और ये जो गोले में है ये बच्चों में नहीं आएंगे कभी।
नाम है प्रीमोलर और मोलर का लास्ट। जो भी पूछेंगे यही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे वो। प्रीमोलर और मोलर का लास्ट। बन गया? थोड़ा तेज बनाओ भाई, नहीं तो मतलब क्या निकलेगा। बन गया? ठीक। हाँ जी। यहाँ बेटा। हाँ। नहीं, ये बेस को का है बेटा? ये बेस का है, बच्चे का होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। ये बच्चा का है 2102। जीरो हो गया ना प्रीमोलर, और मोलर में 3 की जगह 2 रह गया। ये हमने हटा दिया, यहाँ 0 आ गया। यहाँ से हटा दिया तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 आ गया। बन गया ये। अब लिखिएगा जीवा। यह एक तरह का पेशी अंग है जिसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और जो मूल रूप से 4 प्रकार का स्वाद प्राप्त करती हैं। मिक्सचर रूप में तो बहुत स्वाद है, लेकिन मूल 4 है। फिगर बना के सेट कर लेना। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे आधार कहते हैं। तो आधार में होता है बिटर या कड़वा। ये जो हिस्सा है ये है ऊपरी पार्श्व किनारा, और ये है शॉर यानी कि खट्टा। थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये दिख रहा है, इसे कहते हैं निचला पार्श्व किनारा। निचला पार्श्व किनारा। और यहां से मिलता है साल्टी, नमकीन। शीर्ष की तरफ देखेंगे तो ये होगा स्वीट यानी कि मीठा। एक और शब्द है स्वाद, वो है 5th नंबर का, जिसे कहते हैं उमामी। लोकेशन इसकी यहां होती है। तो 4 स्वाद याद रहेंगे, बिटर, सॉर, साल्टी, स्वीट। ध्यान देना, बहुत भरमाने का प्रयास करेंगे वो। बिटर की जगह ना जो कड़वा उसको तीखा लिख देता है, फर्जी का लिख देता है वो। आदमी को तीखा लगेगा कि उनको कड़वा तीखा ही लगता है। कई बार मसालेदार लिख देगा, मसालेदार क्या होता है स्पाइसी लिख देगा, टैंगी, चटपटा, है ना। अब टैंगी है बट वो मिक्सचर है, खट्टे मीठे सबका मिला के बनाओगे टैंगी बन जाएगा। जैसे चाट है ना, ये क्या बेटा चाट? नहीं, सॉल्टी कैसे आएगा, मिक्सचर होता है ना, टैंगी बोलते हैं उसको। साल्टी मतलब प्रॉपर साल्ट होना चाहिए। क्या खट्टा मीठा नहीं, नहीं, उसका अलग वो मिक्सचर है, उसको कॉकटेल टेस्ट बोलते हैं। कई सारी चीजों का मिक्स बनाते हैं। अभी ना बेसिकली इस पर रिसर्च चल रहा है। बहुत से लोग टैंगी स्वाद को और स्पाइसी को इंडिविजुअल स्वाद मान रहे हैं, बट हम लोग अभी साइंस में इतने नहीं है। इस बार लिखिएगा लार ग्रंथियां। लिखिएगा लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड। काय हल्ला क्यों भाई? हैं? समय हो गया क्या? है? अभी तो 6 मिनट बचे हैं। दरअसल आज क्लास में 5 बजे तक थी, नहीं पता क्या? अच्छा, तो लार ग्रंथि कर लेते हैं, फिर आप छोड़ चले जाना। मैंने भाई मैं भी तो इंसान ही हूं ना मेरा भी तो मूड होना चाहिए ना पढ़ाने के लिए कह रहा है कि थोड़ा देर ब्रेक मार रहा है मारने से काम नहीं बनेगा ना। अरे है अंडर कंट्रोल सिचुएशन, चिंता ना करिए। दरअसल अपन लोग ना मेन टॉपिक पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। पढ़ना तो सारा है बट कुछ हम लोग पीपीटी से निकालेंगे। पीपीटी से बहुत देर नहीं लगता, सिंपल सिंपल है, आपको याद करके निकल चलना है। हालांकि हमारा फोकस टिक लगाना नहीं होगा, हम आपको यही याद करने का प्रयास करेंगे, इसको याद करो, है ना, पॉइंट ध्यान दो, और ज्यादातर हिट करेंगे सवाल हम लोग। तो लाल ग्रंथि 3 तरह की होती है, बनाना अपनी कॉपी में। पैरोटिड लाल ग्रंथि, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 3 हिस्सों में बांटिएगा इसको। पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ऐसे मान के चलना कि कोई ये व्यक्ति है, तो मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है। ये जो लोकेशन है यहाँ पे
ये है पैरोटिड। इसके बाद जो जीभ के पास है ये है सब लिंगुअल, और जो यहाँ जबड़े के पास है वो है सब मैंडिबुलर। समझ में? तो इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिए पैरोटिड में कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कान के पास, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कान के पास होती है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कान के पास। सब लिंगुअल में लिखिएगा, लिखिएगा जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे। और सब मैंडिबुलम लिखिएगा आगे जबड़े के पास, आगे निचले जबड़े के पास, आगे निचले जबड़े के पास। और ये सब के सब है पेयर में, जोड़े में। तो 3 गुड़े, टोटल कितनी हो गई? 6। तो ब्रैकेट में दिखा देना जोड़ा या पेयर। अब ये तीनों मिलकर क्या कर रही है? सैलिबा, यानी कि लार का उत्पादन कर रही है। हेडिंग लिखिएगा सैलिबा या लार, तीनों मिलकर क्या बना रही है? सैलिबा। लिखिए हेडिंग सैलिबा या लार। तो सवाल है कि देखा जाए कि सैलिबा में क्या होता है? लार। लार अगर आप बहुत क्लियर देखोगे तो एक तो इसमें मिलेगा पानी और प्लस में म्यूकस या चिकनाई, जिसका काम है भोजन को लसलसा बनाना, भोजन को पल्प बनाना, लसलसा बना रहा है। दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये कीटाणुओं का भक्षण करता है या उन्हें मारता है। कीटाणुओं का भक्षण करेगा, उन्हें मारेगा। यही एंजाइम आपको 2 जगह मिलेगा, आंसू में भी और पसीने में भी। 2 लिख देना ब्रैकेट में, आंसू और पसीने में भी, में भी, आंसू और पसीने में भी। एक को लिखना है टाइलिन एंजाइम, अगला है टाइलिन एंजाइम। इसका काम है स्टार्च, यानी कि जब हम आलू और चावल खाते हैं तो मिलेगा क्या? स्टार्च। इसका पाचन कर रहा है, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो गया। मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो गया, मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो गया। हो गया? इसके बाद लिखिएगा बाइकार्बोनेट रसायन, बाइकार्बोनेट रसायन। इसका काम है लार का पीएच मान बनाए रखना। कितना होता है? 6.8 से 7.2, 6.8 से 7.2, 6.8 से 7.2। एक और प्राप्त होता है, आगे से बढ़ाना, ओपियोरफिन रसायन, ओपियोरफिन रसायन। ये पेन किलर व घाव भरता है। सबसे जल्दी कोई घाव ठीक होती है तो जीभ की ठीक होती है। पेन ये कुत्तों में बहुत होता है, ओपियोरफिन हमारे में तो बहुत कम होता है। इसलिए कुत्ते का अपना जीभ अगर चाटने को पा जाए जहां चोट लगी है, जल्दी से सड़ेगा नहीं वो। पीठ पे जब कभी लग जाता है तो मर जाते हैं, क्योंकि पीठ पे पहुंच नहीं पाता ना। तो ओपियोरफिन रसायन रहेगा जिसका काम है दर्द कम करना और घाव भरना, है ना। वाउंड हीलर है ये, वाउंड हीलर। तो ये हो गया लार के भीतर पाई जाने वाली चीजें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल का जो टॉपिक है वो है ग्रेसनी। थैंक यू। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 5 बजे तक है, पार्ट 2 5:30 से 7:30 तक, या 8 भी बच सकता है। तो आज हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लास 5 पे, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद बातचीत करेंगे ह्यूमन नर्व सिस्टम, यानी कि ब्रेन। ये अभी के पक्ष में होगा, यानी कि पार्ट 1 में। और फिर जब हम पार्ट 2 की क्लास करेंगे तो हम बात करेंगे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, खास करके आंखों के बारे में, क्योंकि और भी जो सेंसरी ऑर्गन रास्ते में मिलते रहते हैं अलग अलग तरीके से। दूसरा हम बातचीत करेंगे ह्यूमन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स। तो आज के सेगमेंट में एक लंबी प्रक्रिया है, तो कुछ हिस्से हम लिख के करेंगे और कुछ हिस्से आपको हम यहाँ पर सुनाएंगे। तो आप मन करे तो घर जाकर लिखिएगा, अदरवाइज अगर आपके पास नोट्स पहले से है तो रिवीजन पर फोकस कीजिएगा, है ना। तो हम लोगों ने कल ऑनलाइन हो गया भाई सर, ठीक। जो लोग ऑनलाइन है आपका भी ढेर सारा स्वागत है। तो जो हमारे एडीओ के छात्र हैं उनको भी बता दूं कि ये सेम कहानी आपके साथ है, फिर ध्यान रखना।
हाँ अभी अभी मतलब रुक जाओ, अभी मैं बताऊंगा तो लगा देना। अभी तो कौन सा टॉपिक था, मानव का। हाँ तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पीपीटी यूज करेंगे। तो हम लोगों ने कल ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था और अपने चित्र की बातों को हमने समझा था। कुछ ऐसा एक फिगर बनाया गया था और इस चित्र के आधार पर हमने अभी तक की जो पढ़ाई संपन्न की है वो इतना ही पढ़ा गया है, यानी कि दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। याद आ रहा है? इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। और लार के बारे में आज यहाँ से है, जिसका नाम है ग्रिसनी या फेरिंग्स के नाम से इसे हम जानते हैं। तो कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, ग्रिसनी या फेरिंग्स लिखिएगा, ग्रिसनी या फेरिंग्स। तो ध्यान देना कि जब हम अपने मुख गुहा में भोजन को पचाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है स्टार्च की, कल बात हुई थी ना। और दूसरा, हम दांत से भोजन को पीसते हैं तो भोजन हमारा काफी लसलसा हो जाता है। हम लोगों को थोड़ा हाईलाइटर करके बता दीजिए। अच्छा, आपके लिए हम आए हैं, परेशान मत होइए, है ना। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि यदि आपने इतना कर लिया तो दोनों परीक्षाओं में आप शानदार करोगे, यानी कि ईडीओ में भी और दूसरा जो आपका एग्जाम है ऐसा ही। तो बस आप इसको कोशिश कीजिएगा कि याद कर लीजिएगा, है ना। और हम प्रयास करें कि यहीं कुछ याद हो जाए और इसी लाइन लेंथ में आपको सवाल वो मिल जाएंगे जो वो पूछेंगे। बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में पूछेंगे नहीं कि बहुत टफ पूछें, इतना ही लेवल होगा। जय हिंद भैया, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई, ठीक है। और कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं कहना चाह रहे हो तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। कल क्लास कब हुआ था सर जी? हो गया था ऐसे ही, है ना। नहीं नहीं, ये बच्चा ना इसलिए पूछ रहा है कि क्लास लाइव कल नहीं हो पाई थी ना। कल हमारे यहाँ ना वो सब केबल टूट गया था इधर का, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। फिर भी अपलोड हो गया था भैया। अच्छा, फिर भी आपको ना क्लासेस अपलोड हो गई होंगी, तो किसी कारण बस आप नहीं देख पाए होंगे, तो उसे आप इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, है ना। हृदय की धड़कन का केंद्र कहाँ होता है, कल बताए नहीं थे ऐसे? नोट, वो सेंटर है हमारा। गुरुजी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। चलिए, हाँ ठीक है। कल क्लास हो गई थी क्या? हाँ हाँ हो गई थी। ठीक है, यस सर, कल ही हो गया था। हाँ, वीडियो नहीं मिला क्लास का, मिल जाएगा समय के साथ मिल जाएगा। समय इनका नहीं हुआ है अभी हमारा, तो सर आज फिजिक्स क्लास नहीं हुई। अच्छा, ए आज नहीं हुई क्योंकि ये वाली क्लास भी करनी थी, तो मैं सो रहा था इसलिए। आराम कर रहा था ना, तो इसलिए वो मैं नहीं पढ़ाया, क्योंकि इंसान होने के नाते थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, सम्मान हो जाते हैं आप। तो इतनी जब लंबी कक्षाओं के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है और दूसरा शरीर को भी संभालना होता है कि भाई आपको 5-6 घंटे खड़े रहना है। तो आपने देखा होगा वो दविंदर जो उसका मालिक है ना, जोमैटो का, एक यहाँ पे वो लगाया था उस दिन पॉडकास्ट में, है ना, देखा लोटस। तो वो इसे लगाया है, एक आता है इम्प्लांट डिवाइस आती है, तो वो होती है बेसिकली कि मेजर करता है कि द ब्लड फ्लो रेट इन आवर ब्रेन। जब हम खड़े होते हैं ग्रेविटी के खिलाफ, अभी हम ग्रेविटी के खिलाफ खड़े हैं, ग्रेविटी की हड्डी की इच्छा में ऐसे लेट जाऊं, है ना, बट हमने उसको मार दिया, मैं चुप रहो, शांत रहो, मैं खड़ा रहूंगा। बट वो क्या करती है कि हमारे उन हिस्सों को वो डिस्टर्ब करती है, जैसे ब्लड फ्लो। तो ग्रेविटी की इच्छा है कि ब्लड कहाँ जाए, नीचे, वो खींचती है ना अपनी तरफ। लेकिन अब ये बेचारा हृदय है, तो ये सोच रहा है कि ना 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 हम ऊपर भी ले जाएंगे, तो ये पंप करके ऐसे पंप करेगा, तो चक्कर से ऊपर हृदय अपनी ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन में जितना शानदार ब्लड जाएगा, जितनी अच्छी हवा जाएगी, उतना ही सही हम ब्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूरी शरीर का जो नियंत्रण है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो ब्रेन से है। तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है ब्रेन में ब्लड फ्लो का स्लो होना या ऑक्सीजन का कम जाना, वो होता है हमारी एजिंग पर, यानी कि बुढ़ापे पर। तो जब हम बहुत देर तक खड़े भी कोई काम करेंगे या ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी, तो धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जो ठंडे क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें बुढ़ापा स्लो आता है। हम लोग गर्म क्षेत्र के प्राणी हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र के लोग हैं। हमारा जो बुढ़ापा है तुलनात्मक सामान्य बना होता है, कारण कि हम तापमान ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली में रह लो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा ही खराब है। सर जार्विक 7 क्या है बेटा? कृत्रिम हृदय, कल बात हुई थी, जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। सर आप कहाँ से हो? ये एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, है ना, कभी नहीं आएगा शायद, पूछते हैं क्या एग्जाम में? चलिए सर, टाइम के अनुसार क्लास लीजिए सर जी, जैसा आप कह दो। दिल्ली में सर हाँ, मौत आती है ना, नहीं इतना भी ना है। बस खाली वो प्रभाव लंबा पड़ सकता है। सर पीपीटी से मत पढ़ाइए। मैं तो पीपीटी से पढ़ा दूं, लगेगा पीपीटी? अच्छा, इसके बाद तो वो पीपीटी नहीं होगी बेटा कि मैं ऐसे रखना शुरू कर दूं। मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करता हूं कि पीछे ऐसा ना लगा हो। अध्यापक का मतलब पेन और पीछे बोर्ड होता है, बट कई बार कुछ एग्जाम्स की नीड होती है ना कि हम तेजी से उसे पढ़ें, तो बस इसलिए है। बाकी हम बहुत अच्छे अध्यापक हैं, हमें पूरा कंसर्ट है, परेशान मत होइए। तो अब है क्या ना, सारा कुछ लिखना पड़ा हमें, तो टाइम कंज्यूम तो होगा ही भाई, मानो होने के नाते उतना ही लिख पाएंगे ना हम। 30 मिनट से वेट करना पड़ता है हम लोग को सर जी, कर लिया करो फिर। सीखना तो है तो कुछ तो वेट करना पड़ेगा ना। अब आप छात्र हो ना, तो छात्र को तो मिडल होना चाहिए और उसको फिर वेट करना होगा, उसे एक तरीके से सहृदय होना होगा, नीचे बैठना पड़ेगा सीखने के लिए। आप सब्सक्राइबर नहीं हो, है ना। सब्सक्राइबर हो तो बात अलग है, तो आप तय करके बता देना मुझे। आप छात्र सर पढ़ाइए, नहीं पढ़ाएंगे। नाटक मतलब पढ़ाना मुझे है, खत्म मुझे करना है। ये सामने जो 1000 लोग बैठे हो पागल है रे, हैं? नेता मत हो। आता ज्यादा चवनी नहीं है, नेतागिरी ज्यादा आती है ना, बिलाल कहीं की। चलिए, हैं? कीड़ी से सुना दे। ले बेटा। चलिए, अरे ना ना, एक बार पर्याप्त है सर। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो हो गया नॉर्मल? इससे पहले क्लास थी क्या? अच्छा, इसीलिए आया हुआ है, तो ठीक है, काफी सकारात्मक होगा। हम लोग 8 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि सबके सब यही याद हो जाए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा आपने हेडिंग ग्रसनी, ठीक, लिखिएगा पहला पॉइंट। लिखिए ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। नंबर 2 लिखिएगा, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन इसे बोलते हैं पेरिस्टलोसिस। ग्रसनी में क्रमानुकुंचन या पेरिस्टलोसिस विधि द्वारा, क्रमानुकुंचन या पेरिस्टलोसिस विधि द्वारा भोजन सीधे आमाशय तक पहुंचता है। पेरिस्टलोसिस विधि द्वारा भोजन सीधे आमाशय तक पहुंचता है।
भोजन सीधे आमाशय तक पहुंचता है। परमाणु कुंचन या पेरिस्टोलोसिस विधि द्वारा भोजन सीधे आमाशय तक। पेरिस्टोलोसिस का मतलब है कि जो ग्रसनी होती है ना, एक बार सिकुड़ती और फैलती है, ऐसे ऐसे जब सिकुड़ेगी फैलेगी तो भोजन धीरे 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 अब ढक ढक नहीं गिरता, आराम आराम से जाएगा, तो इसको बोलेंगे पेरिस्टोलोसिस या परमाणु कुंचन। इसके बाद जब भोजन यहाँ पहुंच जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? आमाशय। तो लिखिएगा हेडिंग बेटा, आमाशय या स्टमक। लिखिएगा आमाशय या स्टमक। नंबर 3 लिखिएगा आमाशय या स्टमक। लिखिएगा आमाशय या, देखो तो अब पूरा अगर आप एलिमेंट्री कैनॉल या आहार नाल देखोगे तो सबसे चौड़ा हिस्सा कौन दिख रहा है? आमाशय दिख रहा है। तो पहला पॉइंट डाल देना कि यह सबसे चौड़ा पाचक भाग है। यह सबसे चौड़ा पाचक भाग है जो कि जे अथवा यू आकार में होता है। जो कि जे अथवा यू आकार में होता है। सबसे चौड़ा पाचक भाग है जो कि जे अथवा यू आकार में होता है। जे अथवा यू आकार में होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है और भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है और भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। और बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। भोजन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 3 प्रमुख ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। एक होते हैं प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है वसा। सबसे प्रमुख पोषक तत्व यही है हमारे। जब भी हम कुछ खाएंगे तो ये 3 चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको डाइजेस्ट करना होता है। तो जब ये तीनों चीजें आमाशय में आएंगी तो आमाशय में इनका ठहराव 3 से 4 घंटे तक होगा। तो हमने देखा यहाँ पर एक शब्द लिखा है आंशिक पाचन। इसके पीछे का उद्देश्य यह है लिखने का कि वास्तव में इन तीनों में सबका पाचन नहीं होता। इसमें ऐसे ध्यान देना इस ग्राफिक्स को कि सबसे ज्यादा जो पाचन होगा वो होगा प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे जो होगा वो होगा वसा का, और बिल्कुल नहीं होगा वो जवाब है कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो इसे अपनी कॉपी में से बनाना, ये ग्राफिक्स अपनी कॉपी में फिट कीजिए नीचे। तो अब आपको याद रखना है, मान लो एग्जाम में आया कि आमाशय में किसका पाचन ज्यादा होता है? प्रोटीन का। ये ना पाचन की बात कर रहा है। तो हमने कार्ब में एक पॉइंट दिया है 0, तो कार्ब का पाचन नहीं होगा। तो हमने शायद कल के चित्र में देखा था, इसी में ग्रंथि है जिसका नाम है जठर अथवा स्टमक ग्लैंड अथवा आमाशयी ग्रंथि, ऐसा है। तो नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिए आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जिससे जठर रस निकलता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। तो हमने देखा था कि ये जो ग्रंथि है इसके आंतरिक दीवारों के साथ है ना, ऐसे ऐसे। तो अब होता क्या है ना कि जब भोजन यहाँ आ जाता है ना भैया, तो वो करता क्या है, जठर ग्रंथि ढेर सारे रस निकाल के इस भोजन को तोड़ने का प्रयास करती है। बहुत सालों पहले एक व्यक्ति है, एनसीईआरटी पढ़ोगे देखिएगा, गलती से उनके पेट में घाव हो गया इधर। तो जब घाव हो गया तो ठीक उसको उस समय उतना सर्जरी की सर्विस नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसी पॉलीथीन वॉलीथीन से उसको ढक लिया। यहाँ घाव होने से मरेगा नहीं, मतलब बहुत संक्रमण ना हो। तो उसको ऐसे आंख से देखा गया, तो आंख से दिखा कि हाँ आप पेट से कुछ निकल रहा है और जाके भोजन में मिल जा रहा है और भोजन को ऐसे कोगुलेट कर रहा है, पचाने की कोशिश कर रहा है। और ये घटना 3 से 4 घंटे होगी मोटा मोटा। मान के लोग हम लोग रात को 10 बजे भोजन कर रहे हैं, 10, 11, 12, 1, 2 बजे रात तक इसी में भोजन अपना डिस्टर्ब रहेगा, उथल पुथल उसी में मची रहती है। उसके बाद फिर 2 बजे के बाद वो छोटी आंत में जाएगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा छोटी आंत में भी टहलता है। तो 2 से 3 और 3 से 4, 4:30 बजते बजते वो भोजन छोटी आंत से निकल के बड़ी आंत में जाएगा। एक आध घंटा यहाँ भी लग जाता है, तो 5:30 मोटा मोटा 6 बजते बजते भोजन मल के रूप में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 बजे का भोजन 6 बजे तक मल के रूप में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसी रेशियो में 12 बजे आदमी मान लो खाना खाया तो 8 बजे जाके सही से मल के रूप में कन्वर्ट होगा। गलती कहाँ आती है कि हम रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं और 6 बजे उठ गए। अभी अभी क्या है, 6 बजे से जगह भोजन कर भाई रे, अभी मैं बड़ी आंत में हूँ, तो बीड़ी पी के भाग रहे हैं, तम्बाकू काट रहे हैं कह रहे हैं प्रेशर ना बन रहा फिर कह रहे हैं अच्छा मोबाइल लेके लाओ चलते हैं, मोबाइल नहीं चला रहे हैं, है ना। मोबाइल लेके जाता ना आजकल तो। हाँ, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली आप मोबाइल को छोड़ नहीं सकते हो, पेपर आप नहीं ले जाते हो, अमीर लोग ले जाते हैं। अमीरों के बाथरूम में मैं एक बार गया हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी पत्रिकाएं रखी, मैंने कहा यार यार दिव्या माता का तुम लोग कहाँ रखे हो? गुस्सा लगी मुझे देख करके, बट है सबका अपना लेवल है, अब किसी को खाई नहीं चाहिए तो खैर, तो ये जो सिस्टम है वो हम समझ नहीं पाते। तो कम से कम 6 to 7 आवर का टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है। तो लिखिए हेडिंग जठर रस, क्या निकलेगा यहाँ से? जठर रस। लिखिए हेडिंग जठर रस। जठर रस। तो इस जठर रस से क्या क्या निकलेगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, कोई भी रस है तो बिना पानी के बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसमें निकलेगा पानी और चिकनाई, म्यूकस, इसे कहते हैं चिकनाई। सेम वही काम है, पहला काम है कि भोजन को लसलसा बनाता है, भोजन को लसलसा बनाएगा। और दूसरा काम यह है, जो चिकनाई है ना, यह आंतरिक दीवारों की सुरक्षा करती है, आंतरिक परत की सुरक्षा करती है। और किससे? HCl से। क्योंकि दूसरा नंबर पर जो निकलेगा वो निकलेगा HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल। एक प्रकार का ये प्रबल अम्ल माना जाता है क्योंकि इसमें हैलोजन है ना,
ऐसे HCl है ना, एक और है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं होता। HF जो होता है ना, ये वीक एसिड है, इसके बाद वाले स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं। तो HCl निकलेगा, इसका दो काम है क्या? एक तो चूंकि प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल होने से, अम्ल होने के कारण भोजन को अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। अब आपका मन में सवाल है कि क्यों अम्लीय बनाता है? इसलिए दो कारण। एक तो भोजन जब अम्लीय हो जाएगा तो भोजन सड़ेगा नहीं। दूसरा, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन ठीक हो पाता है। तो दो बड़े कारण हैं कि अम्लीय भोजन सड़ने से बच जाता है, इसका जो रोटिंग है नहीं होता या सड़ने से बच जाता है, और दूसरा है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन ठीक होता है, प्रोटीन का पाचन ठीक होगा। कई बार ये ना HCl पेट में ज्यादा हो जाता है, पेट में HCl अधिक हो गया मान लो, तो ऐसी दिशा में समस्या आती है जिसे कहते हैं एसिडिटी, अम्लता। अब इसको ठीक करना है तो आपको फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अथवा एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अथवा एंटासिड, इन दोनों को दवा के रूप में लेना होगा। किसके लिए? एसिडिटी को ठीक करने के लिए, है ना। तो इसलिए बहुत अम्ल ना निकले, ये बेहतर है। नॉर्मल अम्ल निकले जो कि भोजन को सड़ने से बचा ले, और दूसरा अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का ठीक ठाक पाचन हो जाए। तीसरे स्तर पर अगर चलेंगे तो इसमें निकलता है एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजाइम पेप्सिन एंजाइम, और इसका काम है प्रोटीन का पाचन और उसे पेप्टोन्स में बदल देना, पेप्टोन्स में बदलना। चौथा जो इसमें निकलता है वो है अरेनिन एंजाइम, और इसका भी एक विशेष काम है, वो है कि दूध में एक प्रोटीन होता है कैसीन, तो जो कैसीन है उसको पचाना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशली जिम्मेदार है ये। इसका काम है दूध के प्रोटीन कैसीन का पाचन, कैसीन का पाचन। और सबसे लास्ट में 5 नंबर पे एक और एंजाइम निकलेगा, नाम है लाइपेज एंजाइम। इसका काम है वसा का आंशिक पाचन, वसा का आंशिक पाचन। तो देखो इस पूरी कहानी में प्रोटीन का जिक्र हुआ, थोड़ा सा वसा का भी हो गया, बट कोई भी ऐसी कहानी कार्बोहाइड्रेट की नहीं आई। तो इन्हीं ने पूरा वो सिस्टम फिट किया जिसको कहा गया स्लाइटली डाइजेशन, यानी कि आंशिक पाचन, कहा आमाशय में। अब जब इनका पूरा काम 3 घंटे तक होगा तो भोजन पचते पचते पतला हो जाएगा, और उस भोजन को अब काइम कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? काइम। तो ये बन गया हो, तो नीचे नोट डाल दीजिएगा। हाँ, थोड़ा तेज लिखो बेटा, हालांकि लिखो आराम से, उसके बाद तो आपको लिखना भी नहीं है। जब तक लिखो तब तक अच्छे से लिखो। आपका शायद टॉनिक बैच है 9, 10, 11, तो फिर 3 दिन हम नहीं रहेंगे, क्योंकि टॉनिक बैच में तो आप केवल खानसा से पढ़ोगे। तो फिर मैं 12, 13, 14 3 दिन और पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन फिर मैं जब भी पढ़ूंगा कक्षाएं लंबी लूंगा, क्योंकि नहीं बेटा मैं मेंस पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये केवल आपके चक्कर में हूँ, नहीं तो मैं ज्ञान सर से बोलते पढ़ाते वो, पर वही है ना कि हमारा फेस था इसमें, तो फोटो लगा था, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। हाँ, दूसरा आप सब बहुत मैसेज मार रहे थे, नहीं तो अब मान के चलो कि हमारा 3 मेंस चल रहा है, अब उसको छोड़ करके इधर आना, इसका मतलब है कि आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उनको मैंने होल्ड रखा है, हमने अपनी 3 बैचें बीपीएससी की होल्ड कर दी है कि भाई अब आऊंगा 15 के बाद, तब तक आप ना बैठो और आराम से बीड़ी पियो। क्योंकि आपका एग्जाम है ना। ईश्वर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मुझसे सही करवाना चाहता हो, है ना, कई बार ऐसा हो सकता है। ईश्वर हो सकता है मेरे साथ गुडविल लेके आया हो और मैं कुछ दिन काम कर दूं, इससे कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे, बाकी तो हमारे जो अध्यापक हैं काफी बेहतर हैं और शानदार काम कर रहे हैं, तो बस यही काम था। ये हो गया ठीक। तो नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा भोजन के आंशिक पाचन के बाद, भोजन के आंशिक पाचन के बाद, भोजन के आंशिक पाचन के बाद, अब भोजन के आंशिक पाचन के बाद अब भोजन काइम के रूप में जाना जाएगा। अब भोजन यहाँ पे लिखा बेटा, काइम के रूप में जाना जाएगा। अब भोजन काइम के रूप में जाना जाएगा, और यह अब छोटी आंत की तरफ कहाँ जाएगा? इसके बाद आगे छोटी आंत है ना, और यह अब छोटी आंत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, छोटी आंत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, छोटी आंत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो अब भोजन आ चुका है छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं डुडेनम, है ना, डुडेनम। तो भोजन इसी डुडेनम में आके रुका हुआ है ना, जिसका नाम काइम है। यहाँ पर आपको 2 और मिलती हैं, एक लिवर और दूसरा पैनक्रियाज। क्लियर? तो भोजन को यही रहने देते हैं, पहले हम एक्शन समझ लेते हैं लिवर और पैनक्रियाज का, फिर लौट के आते हैं भोजन से मुलाकात करने। लिखिए हेडिंग लिवर, डाल देना अपनी कॉपी में, लिवर या यकृत। लिखिए हेडिंग लिवर या यकृत, ये है लिवर। लिखिएगा लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी, लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में, लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में, लाल भूरे रंग के साथ, लाल भूरे रंग के साथ, लाल भूरे रंग के साथ, लाल और भूरा रंग के साथ दाहिनी तरफ, लाल भूरे रंग के साथ दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ उदर गुहा के नीचे स्थित है, दाहिनी तरफ उदर गुहा के नीचे, ये देखो यहाँ पर
दाहिना हाथ लो, उधर पेट के नीचे थोड़ा जाओ और दाहिने हिस्से में रहेंगे, दाहिनी तरफ उधर गुहा के थोड़ा नीचे स्थित है, उधर गुहा के थोड़ा नीचे स्थित है। नीचे नोट डाल देना। देखिएगा, यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं, हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं। यकृत की कोशिकाएं हिपैटोसाइट्स कहलाती हैं। यकृत की कोशिकाएं हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं, जो अत्यंत कार्यशील होती हैं, जो अत्यंत कार्यशील होती हैं। अतः यकृत 500 प्लस प्रकार के कार्य करता है। अतः यकृत 500 प्लस प्रकार के कार्य करता है। अतः यकृत 500 प्लस प्रकार के कार्य करता है। अतः यकृत 500 प्लस प्रकार के कार्य करता है। अब लिखिएगा, पाचन के लिए यकृत का कार्य। 500 में से एक काम है पाचन के लिए। अब लिखिएगा, पाचन के लिए यकृत का कार्य, यकृत का कार्य। अब ध्यान दो, नीचे इस ग्राफिक्स को बनाना जैसे बना रहा हूं। देखो, हमने आपको बता रखा है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन। और इसी आरबीसी के साथ होता है हीमोग्लोबिन, ये तो सबको पता है। तो जब आरबीसी की डेथ होती है तो यहां से हीमोग्लोबिन नहीं मरता, बल्कि वो निकल लेता है आरबीसी को छोड़ करके और चला जाता है लिवर के पास। और लिवर दो विशेष तरह के पिगमेंट बनाता है हीमोग्लोबिन को लेकर के। पिगमेंट में होता है रंजक, पिगमेंट मतलब होता है रंजक। ये है एक पिगमेंट बिलीरुबिन, बिलीरुबिन ये येलो कलर में बनता है। और एक होता है पिगमेंट बिलीवर्डिन, ये होता है ग्रीन कलर में, स्लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन होता है। और इन दोनों पिगमेंट के आधार पे निर्माण होगा पित्त रस का। और ये पित्त रस धीरे धीरे जमा होने लगता है पित्त की थैली में। कहां जमा होगा, पित्ताशय या पित्त की थैली में, पित्ताशय या पित्त की थैली में। और यही पित्त रस 90% वसा का पाचन करता है। इसका पाचन करेगा, क्योंकि आपने देखा था वसा का आंशिक पाचन हुआ था ना, कहां, आमाशय में। तो लाइपेज उतना कर नहीं पाया, तो इसलिए वसा के पाचन में पित्त रस को जिम्मेदारी बना दी गई, भाई तुम जाके पचा दो। तो अब आपसे कोई सवाल करे एक लाइन में कि यकृत का काम क्या है, आपका जवाब होगा यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, जिससे वसा का एक लाइन में काम हो गया। इसको बनाओ पहले। आरबीसी से हीमोग्लोबिन मिला, हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मिला। इन दोनों के बेस पर क्या बना, पित्त रस। और पित्त रस जमा कहां हुआ, और इसने काम क्या किया, वसा का। तो एक लाइन में नीचे लिखिएगा। अच्छा, थोड़ा तेज हाथ चलाओ बेटा, फिर ऐसे नहीं काम चलेगा ना। अब फाउंडेशन बैच थोड़ी ना कर रहे हैं हम। लिखिएगा, यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। और यह वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार है, और यह वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार है, और यह वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। देखिएगा, पित्ताशय में पथरी हो जाने पर, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, पित्ताशय में पथरी हो जाने पर पित्त रस प्रभावित होता है, पित्ताशय में पथरी हो जाने पर पित्त रस प्रभावित होता है। और वसा का पाचन कम हो जाता है या रुक जाता है, वसा का पाचन कम हो जाता है या रुक जाता है, वसा का पाचन कम हो जाता है या रुक जाता है। पित्ताशय में पथरी हो जाने पर पित्त रस का निर्माण कम हो जाता है या प्रभावित होता है। और जब कम होगा तो क्या नहीं बचेगा, वसा। एक बार पूछा गया सवाल है कि पित्त की थैली में पत्थर हो जाने पर किसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि प्रभाव तो वसा पे पड़ेगा। कई बार ये जो बिलीरुबिन है ये ज्यादा हो जाता है, इसका ज्यादा होना पीलिया का लक्षण है। जब कभी जॉइंटिस होगा तो जॉइंटिस में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लिवर। तो नोट नंबर 3 डाल देना। लिखिएगा, पीलिया, पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग में, पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। खराब पानी पीने से पीलिया हो जाएगा ना, गंदा कंटामिनेटेड वाटर से पीलिया होता है। पीलिया में यकृत खराब हो जाता है, प्रभावित होता है। इससे इससे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में पीलापन आ जाता है। इससे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में पीलापन आ जाता है, शरीर में पीलापन आ जाता है। नोट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, बॉडी में आंखें पीली हो जाएंगी, हथेली जहाँ पे, अब वही हाल खुदे करिया है तो कहाँ से पीला नजर आएगा। अब उसमें नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। अब इसलिए देखो, तो जो थोड़े साफ है वो एकदम पीले हो जाते हैं, वो एकदम पीला मेढक लगते हैं। दोनों को क्रिटिसाइज करना है ना, तो उनकी आंखों में ही नजर आता है। नहीं, तुम कहते कह रहा है, देख लो सर विनोद सर बटन जो है खोल के पढ़ा, भाई ये स्टाइल है। मतलब अगर हम इसको बंद कर लेंगे ना, देखो इसे कैसे लेंगे, पागल लगेंगे भाई। इसके लिए इसको खरीदना पड़ा है। इसको पता क्या है, चलिए, इसे अकेले नहीं पहना जाता। चलिए, ये ना अभी आजकल बहुत डिमांडिंग है, तो हमें ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है ना। चलिए, ईश्वर करे आप भी एक दिन ऐसा हो कि ट्रेंड फॉलो करने की क्षमता हासिल करो, है ना। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ऐसा हो, क्योंकि हालात जल्दी बदलने हैं अपने, है ना। क्योंकि है क्या ना कि समय बहुत नहीं खींचना है। जितनी जल्दी नौकरी पा जाओगे उतनी जल्दी आप काम करना शुरू कर दोगे। हर साल नुकसान होता जा रहा है ना। मान लो मोटा मोटा आपकी तनख्वाह महीने भर में 70-60 हजार रुपए हो, साल भर बाद नौकरी पाओगे 5-6 लाख का नुकसान हो गया, समझा करो, है ना। और वो अलग हो गया, और प्लस में साल भर खाओगे भी तो, किराया दोगे वो अलग, 2-2.5 लाख और चला गया, तो 6 2 8 9 लाख का नुकसान। इसलिए टॉनिक वेज, हेंस ड्यू टू टॉनिक वेज, है ना। चले, तो नोट, हाँ जी, नोट लिखिएगा।
लिखिएगा बिलीवर्डिन, दूसरा देखिए बिलीवर्डिन यूरोबिलिन में बदल जाता है, बिलीवर्डिन यूरोबिलिन में बदल जाता है, बिलीवर्डिन किस में बदल जाता है? यूरोबिलिन में बदल जाता है, जिससे जिससे पीले रंग का यूरोक्रोम बनता है, जिससे पीले रंग का यूरोक्रोम बनता है, जिससे पीले रंग का यूरोक्रोम बनता है, जिससे पीले रंग का यूरोक्रोम बनता है और यही मूत्र को पीला करता है, जिससे पीले रंग का यूरोक्रोम बनता है और यही मूत्र को पीला करता है, यही मूत्र को पीला करता है। तो ये रहा थोड़ा सा पाचन के लिए यकृत का काम। क्योंकि हमने ये कहा है कि यकृत यानी कि लीवर कैन परफॉर्म अप्रॉक्सीमेट 500 टाइप ऑफ एक्शंस इन आवर बॉडी, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑन सेल्स। तो अब अगर यकृत बहुत सारे काम कर सकता है, देखो भाई हलचल मत मचाओ, आराम से पढ़ाने दो, ठीक है, क्योंकि आप शांति सुनोगे तो ही याद होगा, हलचल मत मचाना, है ना, ये थोड़ा सा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो अगर पकड़ पा गए गुरु ना, हम कुछ करेंगे नहीं, बस इतने कहेंगे इनका सिलेक्शन रोक लो, कुछ नहीं कहते, हमारा कंसर्न सीधा ऊपर तक है ना। तो अगर हम कहीं गड़बड़ा जाएगा, मतलब मैं कहूंगा नहीं कभी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ। तो अब ध्यान दो, यकृत के और भी बहुत सारे काम है, तो लिखिए हेडिंग यकृत के अन्य कार्य, लिखिएगा यकृत के अन्य कार्य, यकृत के अन्य कार्य, यकृत के अन्य कार्य, लिखिए नंबर 1, लिखिएगा यकृत डिटॉक्सिफिकेटर की तरह कार्य करता है, यकृत डिटॉक्सिफिकेटर की तरह कार्य करता है, अर्थात यकृत डिटॉक्सिफिकेटर की तरह कार्य करता है, अर्थात शरीर में प्रवेश करने वाले जहर को अवशोषित करता है, अर्थात शरीर में प्रवेश करने वाले जहर को अवशोषित करता है, शरीर में प्रवेश करने वाले जहर को अवशोषित करता है। ध्यान देना, जब भी कोई जहर खा के मरा होगा तो तत्काल जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो लिवर का ही पोस्टमार्टम करेंगे, यानी ज्यादा ध्यान हमारा यही होगा कि लिवर चेक करो पहले, पता नहीं अगर लिवर में जहर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए किसी जानवर के लिवर खाने से पहले उसकी हिस्ट्री बहुत पता करनी चाहिए कि पता चले खुद जानवर जहर खा के मरा हुआ है, हम गए खा लिए लिवर सारा जहर इकट्ठा था, हम मार जाके लो। इसलिए बेहतर है कि ऐसे जानवर की लिवर खाए, क्योंकि लिवर में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो खैर नंबर 2 लिखिएगा, दूसरा काम तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, जल संतुलन व अम्ल क्षार संतुलन, तापमान नियंत्रण जल संतुलन व अम्ल क्षार संतुलन बनाता है, तापमान नियंत्रण जल संतुलन व अम्ल क्षार संतुलन बनाता है, न ज्यादा ना कम, अम्ल क्षार संतुलन बनाता है। नंबर 3 लिखिएगा विटामिन ए के संश्लेषण में मदद करता है, विटामिन ए के संश्लेषण में मदद करता है, विटामिन ए के संश्लेषण में मदद करता है, विटामिन ए के संश्लेषण में मदद करता है। इसके बाद लिखिएगा अधिक मात्रा का ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से, इंसुलिन की मदद से यकृत की कोशिकाएं, इंसुलिन की मदद से यकृत की कोशिकाएं, इंसुलिन की मदद से यकृत की कोशिकाएं ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, इंसुलिन की मदद से यकृत की कोशिकाएं ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। क्लियर? इसके बाद लिखिएगा अगला अधिक मात्रा का प्रोटीन, अधिक मात्रा का प्रोटीन, अधिक मात्रा का प्रोटीन यूरिया में बदल जाता है, अधिक मात्रा का प्रोटीन यूरिया में बदल जाता है और इसे कहते हैं अर्निथीन चक्र। जब यूरिया का निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा? अर्निथीन साइकिल कहेंगे। अधिक मात्रा का प्रोटीन यूरिया में बदल जाता है, और ब्रेक कर देना, अर्निथीन चक्र कहलाएगा, अर्निथीन चक्र कहलाता है, अर्निथीन चक्र कहलाता है, अर्निथीन चक्र कहलाता है। तो इतने सारे काम किसे हो गए? यकृत के। इसी के ठीक बगल में हमें एक और भाई साहब मिले थे, इनका नाम था अग्नाशय या पैनक्रियाज। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना कॉपी में, अग्नाशय या पैनक्रियाज। अग्नाशय या पैनक्रियाज ये ना शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो पहला पॉइंट डाल देना कि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। 92 ग्राम वजन होता है इसका, 92 ग्राम। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा दिया जाता है, और इसे मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा, मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। नीचे ऐसे बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। मिश्रित मतलब दो तरह का व्यवहार है। देखो शरीर में मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ऊपर लिखा है, जहां भी कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है हम तो लिखते हैं, परेशान हुई। मिश्रित मतलब कि ग्रंथियां दो तरह की हैं, एक है बहिस्रावी और एक है अंतःस्रावी। तो अभी जो अग्नाशय है ये कई बार बहिस्रावी की तरह व्यवहार कर देता है, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन, और कई बार ये अंतःस्रावी की तरह व्यवहार कर देता है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इन ग्रंथियों के बारे में समझाएंगे, इसे कहते हैं इंडोक्राइन। बस इतना ही ध्यान रखना कि जब हम बात कर रहे हैं बहिस्रावी की, तो इन ग्रंथियों से निकलता है एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम। और ये एंजाइम एक ट्यूब के रास्ते या एक नली के द्वारा रास्ता बनाता है या आगे बढ़ता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डक्ट। क्या बोलेंगे? डक्ट। तो ये ध्यान देना, ये भी पूछा जा सकता है कि एंजाइम डक्ट किससे बहेगा, नॉर्मल या डक्टलेस? तो ये डक्ट के साथ, डक्टलेस कभी नहीं होगा, ध्यान देना। दूसरा, जब बात कर रहे हैं अंतःस्रावी की, तो यहां निकलता है हार्मोन्स, और जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, ये बिना नली के बहते हैं, बिना नली के, यानी कि इनको आप डक्टलेस कहेंगे, और ये सीधे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, सीधे रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। तो जो अपनी ये अग्नाशय है, ये 99% इस तरह व्यवहार करती है,
बहिस्रावी की तरह, बस खाली बचा हुआ 1% काम किसी तरफ कर देगी, अंतःस्रावी। तो इसलिए चूंकि भाई 1% भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसका नाम आ गया मिश्रित के चक्कर में, और इकलौती ग्लैंड है पूरी बॉडी में, इससे अलावा है ही नहीं जैसे बदमाशी कर रही हो। तो इस तरह से आपने दोनों डिजाइन किया। तो हम अलग अलग देखेंगे कि अग्नाशय जब बहिस्रावी की तरह व्यवहार करेगी तो क्या करेगी, और अग्नाशय जब अंतःस्रावी की तरह व्यवहार करेगी तो क्या करती है। तो लिखिएगा हेडिंग अग्नाशय बहिस्रावी की तरह, इसको बनाइए पहले, और लिखिएगा अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि की तरह, अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि की तरह, अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि की तरह, अग्नाशय बहिस्रावी। ध्यान देना, इस दौरान अग्नाशय निकालेगा अग्नाशयी रस। क्या निकालेगा, अग्नाशयी रस निकालता है। तो ऐसे कॉपी बनाना अपनी, अग्नाशयी रस लिखिएगा, और रस है तो एंजाइम्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे। मूलतः 3 एंजाइम यहां से निकलते हैं, एक निकलेगा लाइपेज, दूसरा निकलेगा एमाइलेज, और एक और निकलेगा ट्रिप्सिन, एक और निकलेगा काइमोट्रिप्सिन, एक और निकलेगा ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। तो ये मूलतः 3 और 2 5 नाम के एंजाइम्स निकलते हैं, ये निकल रहे हैं अग्नाशय से। तो इनके नाम है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजेन। लाइपेज का काम क्या था, वसा का पाचन, और शायद आप देख रहे हो दूसरी बार मिल रहा है ये, यहां पर ये सेकंड टाइम मिल रहा है, वसा का पाचन। एमाइलेज का जो काम है ये करता है कार्बोहाइड्रेट और खास करके स्टार्च का पाचन, यानी कि जो आप स्टार्च मुख में नहीं पचा पाए थे वो आके कहां बचेगा, एमाइलेज पचाएगा। और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजेन तीनों मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन, तीनों मिलकर करेंगे प्रोटीन का पाचन। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों के ग्राफिक्स बराबर आएंगे। यहां देखो वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और यह है पाचन। इसलिए अग्नाशयी रस को हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस। यहां पर एक नाम हो जाएगा, अग्नाशयी रस को कहा जाएगा पूर्ण पाचक रस, कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस। ऐसा पहली बार हुआ, और ये सब के सब उसी भोजन में जाके मिल रहे हैं जहां पे वेट कर रहा है, क्या नाम उसका, डूरेनम। तो वहां काइम है, वहीं पर बाइल जूस भी जाके मिला, और वहीं पर ये लोग भी जाके मिलेंगे। तो फिर से ध्यान देना, लाइपेज, वसा, एमाइलेज, कार्बो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोटीन, और तीनों मिलकर के एक साथ पचा दिए तो नाम हुआ पूर्ण पाचक रस। तो एक और बात ध्यान देना, अभी अग्नाशय का 1% काम बचा है, कौन सा, अंतः। तो लिखिए हेडिंग अग्नाशय अंतःस्रावी के रूप में, अग्नाशय अंतःस्रावी के रूप में, अग्नाशय अंतःस्रावी के रूप में, अंतःस्रावी अग्नाशय। मेरे साथ में ही बनाते रहना और समझते भी रहना। देखो अग्नाशय देखने में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसके भीतर में छोटा छोटा हिस्सा होता है जिसे हम आइसलेट अथवा द्यूपिका कहते हैं, आइसलेट अथवा द्यूपिका कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे लैंगर हैंस, उन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया था, प्रोफेसर लैंगर हैंस। और जब उन्होंने द्यूपिकाओं को बाहर निकाला तो इसमें अलग अलग तरह की डिजाइन मिली, कुछ ऐसी, इनमें इन्हें अल्फा सेल, दूसरा इन्हें बीटा सेल, तीसरा इन्हें डेल्टा सेल, और सबसे लास्ट में गामा सेल मिली, जिनका कोई खास काम नहीं है। खास काम इन्हीं तीनों का है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। क्लियर। इन अल्फा, बीटा और डेल्टा से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का उत्पादन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय में कितनी प्रकार की सेल हैं, 4, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। क्लियर। और जिनको नहीं पता होगा ना ये डेल्टा, तो हिंदी में लिख देंगे क्या, डेल्टा। जैसे मैं मानता हूं कई बार नोटेशन याद करने में दिक्कतें हो सकती हैं, तो शर्माना नहीं है, लिखना है, हम सीखने आए हैं। तो इस स्तर पर अब देखो, तो तीनों के जो हार्मोन्स निकले उनके अपने अपने काम होंगे। जैसे अब देखो, यदि मैं इन तीनों सेल को अलग लिखूं तो एक क्या है, अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, और तीसरी है डेल्टा सेल। मेन ये 3 है, मेन ये 3 बेटा। अल्फा सेल से निकलेगा एक ग्लूकेगॉन, क्या निकलेगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन, और ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा। यही मोटापे के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ेगा मोटापा बढ़ेगा। अभी ना एक दवाई आई है, आपने खबरों में पढ़ा होगा, ओजेम्पिक दवा, भारत में इसको कह दिया गया है कि इस्तेमाल करो, इस दवाई से आप 4 महीने में पतले हो सकते हैं। बेटा तुम यहां बैठ के पढ़ रही हो ना, इसका भी साइड इफेक्ट है, हम कर के पढ़ा रहे हैं ना, इसका भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट को आप ऐसे मान के चलना कि घर में आग लगी हो बहुत भयंकर, और दमकल कर्मी आग बुझाने आ चुके हों, और वो पानी फेंक रहे हो घर के अंदर, और कोई महिला या पुरुष चिल्ला रहा हो कि पानी मत मारो, मेरा पर्दा गीला हो जाएगा। दिस इज द साइड इफेक्ट। समझ में, साइड इफेक्ट जैसी कोई बात होती नहीं। अब भाई हाँ 100%। अभी आपने देखा वो एक है करण जौहर, कपिल शर्मा, ये सब ओलंपिक वाले हैं, क्योंकि सारा खेल ब्रेन के सिग्नल का है। तो जब ब्रेन हमारा ये कह देगा
कि आपका पेट भरा है, डोंट टेक एनी फूड। कई बार होता होगा आज पेट भरा भरा लग रहा है, नहीं खाते हैं, लेकिन खाते हैं। ये कैसे कैसे सो जाएं? उपवास है, हे राम। भारत में ना खाने वाली वो सिस्टम है, जैसे अगर मैं अपनी अम्मा को बता दिया कि अम्मा आज नहीं खाएंगे, हिम्मत नहीं है हमारी, हमारे सामने खा के दिखाओ, है ना। और जितना मैं मोटा होता हूँ उतना उनको अच्छा लगता है। हाय जैसे मैं 2-3 महीने पहले थोड़ा सेट किया था पेट अपना, तो गए घर तो कहीं लगता है आपकी बहुत कष्ट हुआ है आपको, मैंने कहा हो गया, दोहरा गए। तो अगर मान लो मोटे से दिखाई दे रहे हैं, हाँ खाना पीना अच्छे से मिलता है ना, पूरा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो भारत की जो माएँ हैं ना, उनको पतले, जैसे हमारी पत्नी बहुत, उनकी इच्छा रहती है कि हम दुबले हो जाएं, हमारी अम्मा की इच्छा, कहीं आए बच्ची, कहीं से कहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि सासू माँ जो है दुख देती है, तुम मोटी ही रहो। दो दुबले हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि जो सासू माँ है बहुत कष्ट देती है, खाना वाना लग रहा है नहीं देती है का, तो खाती पीती घर की लग रही हो, अच्छा है थोड़ा और मोटे हो जाओ। तो भारत में मोटापे को लेकर के बहुत टेंशन नहीं है, और ठीक है जो है सो है, क्योंकि जिम जाओगे बूढ़े होने से, जिम जाके कोई कोई बुढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बूढ़े में से पहले मर जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज बढ़ा रहा है और मोटापा बढ़ा रहा है। ठीक है, बीटा सेल से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, या इसे कहते हैं एमाइलिन। दो नाम याद रखना, आइदर इंसुलिन और एमाइलिन। इसका काम है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करना, रेगुलेट मतलब कम और ज्यादा जैसे सिस्टम में मेंटेन करके रखना। और डेल्टा से एक निकलता है सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन, और ये पाचन प्रक्रिया को और बेहतर करता है, पाचन प्रक्रिया को और बेहतर करता है। तो ये रहा अंतःस्रावी के रूप में इनके काम, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, एमाइलिन और सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हमारा भोजन इंतजार कर रहा है, कहाँ? डुडेनम में, और डुडेनम का पार्ट है छोटी आंत। तो अगर ये हो गया हो तो लिखिए हेडिंग छोटी आंत, लिखिए हेडिंग छोटी आंत, बना लीजिए अच्छे से इसको। दरअसल दुबला होना ना, पेट कम करना बहुत आम बात नहीं है, और खास करके जब किसी काम में लगे रहो, क्योंकि आपको उसके लिए प्रॉपर देख रेख चाहिए। ज्यादा दौड़ना या अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करना वाइटल ऑर्गन्स के लिए हानिकारक है। तो अब इसका तरीका ये निकाला गया कि ओजेम्पिक के इंजेक्शन दिया जाए, बट ओजेम्पिक के अपने साइड इफेक्ट हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ओजेम्पिक फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे है क्या ना, जैसे कोई जो गोलू मोलू सा दिखता है तो सुंदर लगता है, ऐसा हो जाए एकदम पोपड़ा टाइप का चेहरा। तो अब ये जो चेहरा बना लिया उसने, अब मैं किसी को, आपसे किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जैसे अगर करण जौहर हैं, उनका चेहरा भी हाल फिलहाल अगर आप देखिए तो बहुत ओजेम्पिक फेस बन चुका है। तो बहुत दुबला जो चेहरा होता है ना, जैसे अभी उन्होंने जो है कपिल शर्मा किसी कार्यक्रम में किसी ने कहा कि आपकी नाक बहुत बड़ी हो गई है, जो यहाँ के हीरो हैं। अरे नहीं भाई, तो जानते हो नहीं, बारीक से अध्ययन करो। अब यहाँ के जो है ना रवि किशन हीरो है ना बीच भोजपुरी के, तो रवि किशन ने कहा कि आपकी नाक इतना बहुत बड़ी हो गई, क्यों? क्योंकि जब चेहरा पतला हो जाता है ना, तो नाक की साइज तो नहीं रहेगी, आंख नाक ये सब कभी चेंज नहीं होते, पूरा लाइफ लॉन्ग कभी चेंज नहीं होगा, है ना। जीभ, होंठ, आंख, नाक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि जो फिंगर प्रिंटिंग हम हाथ अंगूठे से करते हैं, वही हम लिप प्रिंट भी कर सकते हैं। सेम, जीभ में सबकी जीभ अलग अलग है, होंठ के जो प्रिंट है ये भी सबके अलग है। तो मान लो हाथ ना रहा तो आधार कार्ड। इट्स वेरी सिंपल, है ना। पैसा निकाला ला ला ला। इट्स वेरी टू सिंपल, है ना। एक दिन एक बच्चा मुझसे पूछा कि कह रहा है कि सर मान लो हाथ कट जाए तो आधार कार्ड में क्या करेंगे, पैर का अंगूठा लगाओ तो हाथ हो जाए। तो कह रहा है कि पैर भी कट जाए। तो हमने कहा कि आंखों की, तो कह रहा मान लो आंख भी फूट जाए। हमने कहा कि अभी भी विकल्प है, जीभ लगा सकते हो। तो कह रहा मान लो जीभ कोई काट ले, तो हमने कहा फिर उसको आधार कार्ड बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतना पहचान वाला व्यक्ति है, दूर से देख के बता देगा कि ही इज द वन पर्सन, लेकिन उसने इतने सारी चीजें निकाल ली ना अपनी बॉडी में। मतलब सवाल की देखो लिमिट, वो जिद पड़ा है ये मर जाए ये कर दे। हमने कहा भाई अब इसके बाद ना उसको पहचान बनाने की, इतना पहचान उसने बना लिया समाज में कि भाई अब क्या होगा, हर कोई पहचान लेगा। एक दिन फिर मैं उसमें अभी रील पे चली थी, कह रहा कि इसको लड़की देखने वाले आए थे, 5,000 रुपए देके चले गए, कह रहे कि गोली खरीदी इसको बंदूक से मार देना, क्योंकि ये अच्छा दोस्त नालायक टाइप का आदमी है, इससे हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर कह रहा इतना चुभने लगा इतना चुभने लगा हूं मैं। तो खैर पॉइंट पे आते हैं, लिखिएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो मैंने आपको एंटरटेन किया, लेकिन मैंने ज्ञान की बात भी बताई। अब आप ये, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि टंग में भी प्रिंट हो सकता है ना, पहली बार जाना आपने, तो हो सकता है सवाल कर दें, तो ये इंटरेस्टिंग सवाल होता है ना। लिखिए छोटी आंत, लगभग 5 से 7 मीटर लंबाई है इसकी, तो लिखना ब्रैकेट में 5 से 7 मीटर। नीचे लिखिएगा छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है, 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 और भोजन के अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं, और भोजन के अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं, भोजन के अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं, भोजन के अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। और नीचे से दिखाना, इसके 3 भाग हैं, एक है डुडेनम, एक है जेजुनम, और एक है इलियम। जेजुनम और इलियम, ऐसे 3 हिस्सों में बांटिएगा। तो आपने देखा था कि डुडेनम में, अगर मैं इसे डुडेनम मान लूं, ये हिस्सा, तो यहीं पर काइम है, ये काइम स्टे है यहाँ पर। तो अब काइम में क्या हुआ
कि एक तरफ से बाइल जूस आया और इसका काम क्या था? वसा का पाचन। और एक तरफ से इसमें आया अग्नाशयी रस, याद आ रहा है? अग्नाशयी रस। और इसका काम था वसा, प्रोटीन और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन। शायद आपको याद होगा कि इसी छोटी आंत में एक ग्रंथि हमने पढ़ाई है, याद है? जिसका नाम है आंत्र ग्रंथि, याद है? तो जो आंत्र ग्रंथि है वो वास्तव में डुडेनम में ही रहती है। और आंत्र ग्रंथि है तो यहां से भी क्या निकलेगा? आंत्र रस निकलेगा। और ये आंत्र रस भी जाके इसी भोजन में मिल जाएगा। तो तीन तरफ से भोजन को घेरा गया है। एक तरफ से बाइल जूस वसा पाचन कर रहा है, एक तरफ से अग्नाशयी रस वसा, प्रोटीन और कार्ब का पाचन कर रहा है, और एक तरफ से आंत्र रस, इसका काम है कि जितना बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करना। अब देखो, जब तीन तरफ से प्रहार होता है ना, तो कोई भी कितना भी मजबूत क्यों ना हो वो तो पची जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर पाचन आपसे पूछा जाए तो कहां हुआ? छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग में। और अब हमारा भोजन दूध जितना पतला हो चुका है, दूध जैसा पतला हो गया। तो इस फिगर को मेंटेन कीजिएगा, उसी के नीचे भोजन कैसा हो गया? दूध जैसा पतला, बहुत पच चुका है। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन, उत्तर है इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इन डुडेनम। इसको बोलते हैं भोजन का पायसीकरण। क्या बोलेंगे? भोजन का पायसीकरण, भोजन का पायसीकरण, भोजन का पायसीकरण। और जो जेजुनम है, यहां ध्यान देना, यहां यह केवल माध्यम बनता है, यह केवल माध्यम का कार्य करता है। और पायसीकृत भोजन को, पायसीकृत भोजन को इलियम तक पहुंचाएगा, इलियम तक पहुंचाता है। और अब आ जाएंगे हम लोग कहां? इलियम में। उतना बना दो और जेजुनम में यही बात लिख लेना। जेजुनम में लिखेगा यह केवल माध्यम का कार्य करता है और पायसीकृत भोजन को इलियम तक पहुंचा देता है, पायसीकृत भोजन को इलियम तक पहुंचा देता है, पायसीकृत भोजन को इलियम तक पहुंचा देता है। अब आगे हम लोग कहां? इलियम में। ध्यान देना, जो डुडेनम है ये पॉइंट या ऐसे मान के चलो, ये केवल 25 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई रखता है। जो जेजुनम है ये 3 सेंटीमीटर तक, सॉरी 3 मीटर तक लंबाई रखेगा। और जो इलियम है ये 3.5 से 4.5 मीटर तक, ये अप्रॉक्स सारे के सारे। मेरे बताने का मतलब है सबसे छोटा पार्ट कौन है और सबसे बड़ा पार्ट? इलियम। जो इलियम को आप बहुत अंदर से देखोगे ना ऐसे, तो अंदर में ये ऐसी रचनाएं मिलेंगी इलियम में, ये इन्हें कहते हैं विलाई। क्या बोलेंगे? विलाई। इन रचनाओं को बोलते हैं विलाई या रसांकुर कहते हैं। तो इलियम के नीचे चित्र बनाना विलाई का, विलाई या रसांकुर। विलाई या रसांकुर, उसी नीचे लिखिएगा, लिखिएगा इलियम में सूक्ष्म विलाई पाए जाते हैं, इलियम में सूक्ष्म विलाई पाए जाते हैं जिनके माध्यम से भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जिनके माध्यम से भोजन के पोषक तत्व का अवशोषण होता है। हाँ लिखिएगा, इलियम में सूक्ष्म विलाई पाए जाते हैं, इलियम में सूक्ष्म विलाई पाए जाते हैं, इलियम में सूक्ष्म विलाई पाए जाते हैं जिनके माध्यम से भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जिनके माध्यम से भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तथा यह पोषक तत्व रक्त के माध्यम से कोशिका में चले जाते हैं, तथा यह पोषक तत्व रक्त के माध्यम से कोशिका में चले जाते हैं, यह पोषक तत्व रक्त के माध्यम से कोशिका में चले जाते हैं, यह पोषक तत्व रक्त के माध्यम से कोशिका में चले जाते हैं। और यही क्रिया, और यही क्रिया, और यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है, यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो समझ में आया? अवशोषण के बाद जब सारे पोषक तत्व कहां जाएंगे? सेल में, तो ये कहलाएगा स्वांगीकरण। तो अब भोजन का अधिकतम पाचन हो गया, भोजन से अधिक चीजें बाहर निकल चुकी हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है अब वो प्रवेश कर जाएगा बड़ी आंत में। लिखिए हेडिंग बड़ी आंत या बिग इंटेस्टाइन। लिखिएगा हेडिंग बड़ी आंत या बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या बिग इंटेस्टाइन। लिखिएगा यह पाचन व्यवस्था का अंतिम भाग है, यह पाचन व्यवस्था का अंतिम भाग है, यह पाचन व्यवस्था का अंतिम भाग है जहां जल, खनिज तत्व और विटामिन का अवशोषण होता है, जहां जल, खनिज तत्व व विटामिन का अवशोषण होता है। इनकी बात नहीं हुई थी ना अभी तक, ये तुम 3 पे काम करते, फैट, कार्ब और प्रोटीन, कि जहां जल, खनिज तत्व और विटामिन का अवशोषण होता है और शेष बचा हुआ भाग अपशिष्ट में बदल जाता है, और शेष बचा हुआ भाग अपशिष्ट में बदल जाता है, शेष बचा हुआ भाग अपशिष्ट में बदल जाता है। अब बड़ी आंत के 3 हिस्से दिखे थे आपको, याद आ रहा है? तो ऐसे बांटिएगा, टीकम, कोलन
और रेक्टम, सीकम कोलन और रेक्टम, सीकम कोलन और रेक्टम। तो हम लोगों ने इसे पिक्चराइज किया था, याद हो कि ये ऐसे, ये इस तरह से, और फिर ये गुदा द्वार। ये हिस्सा है सीकम का, ये है कोलन का, और ये है रेक्टम का। तो सीकम के नीचे लिखिएगा, यह प्रथम भाग है, यह प्रथम भाग है, और इसमें ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह प्रथम भाग है जिसमें ई कोलाई जैसे, ऊपर भी देख लिया करो बेटा ना, यहाँ लगा टीबी, यहाँ लगा है, पैसा लगा इसका। फिर ये क्या बोले, फिर से बोलो। और लिख पता क्या नहीं पा रही है, ई कोलाई नहीं लिख पा रही है वो। तो जब भी कोई चीज टफ लगे तो हमारे अध्यापकों के भीतर ये शक्ति है कि अपने आप वहां लिख देंगे परसेंट, है ना। तो यहाँ देख लिया करो, क्या लिखा आपने, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ध्यान दो, जब हम आदि मानव थे तो हमारे अंदर सेलुलोज पचाने की क्षमता थी, रुई यानी कॉटन यानी लकड़ी या पत्ती, लेकिन अब हम सेलुलोज नहीं पचा सकते। तो सेलुलोज पचाता था सीकम, जो कि अब सक्षम नहीं है। तो नीचे ऐसे स्टार बनाना, देखिएगा सीकम, सीकम पहले सेलुलोज पचाने में सक्षम था। सीकम पहले सेलुलोज, सेलुलोज का मतलब होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट है। ये मिलेगा जैसे मान लो कोई मोटी पत्ती आप खा लिए, घास खा लिए, है ना। तो पहले आदि मानव के पास पिज्जा तो था नहीं, तो वो घास का पिज्जा बना के खा लेता था। बर्गर खाने जाता था तो वैसे पत्ती खा लेता था बर्गर बना के। तो ज्यादा मात्रा में वो क्या खाता था, सेलुलोज। बट अभी अपनी बॉडी सेलुलोज को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको रिहेबिलिट कर सकती है, उसको मल के माध्यम से बाहर निकाल सकती है, बट डायरेक्ट डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो लिखिएगा सीकम, हाँ सीकम पहले सेलुलोज का पाचन करता था, परंतु वर्तमान में मानव सक्षम नहीं है, परंतु वर्तमान में मानव सक्षम नहीं है, परंतु वर्तमान में मानव सक्षम नहीं है। नीचे एक नोट डाल देना। और उसी सीकम में देखिए, सीकम का निचला भाग अपेंडिक्स कहलाता है, देखा यहां पर था अपेंडिक्स। सीकम का निचला भाग अपेंडिक्स कहलाता है, जो कि वर्तमान में अवशेषी अंग है, जो कि वर्तमान में अभी काम का नहीं है वो, जो कि वर्तमान में अवशेषी अंग है, जो कि वर्तमान में अवशेषी अंग है। क्लियर। इसी में संक्रमण अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी होती है, अपेंडिसाइटिस। लिखा नहीं तो ध्यान दो। अब आना कोलन में, कोलन के पास लिखिएगा, यही जो हिस्सा है इसका काम है पानी, खनिज और विटामिन को एब्जॉर्ब करना। तो लिखिएगा यहाँ पानी, बेटा जो साग आप खाते हो ना वो सेलुलोज नहीं है, वो बहुत मुलायम हिस्सा है, वो ना बेसिकली फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। आप जब भी साग बनाओगे तो बहुत ऊपर की पत्तियां लेते हो, नीचे तक नहीं काट खाओगे। सरसों में भी बहुत मुलायम हिस्सा होगा, तो वो सेलुलोज नहीं, वो क्या है, फ्रक्टोज है। तो लिखिएगा कोलन में कि पानी, खनिज लवण तथा विटामिन का अवशोषण होता है, पानी, खनिज लवण तथा विटामिन का अवशोषण होता है, पानी, खनिज लवण तथा विटामिन का अवशोषण होता है। अब आ जाना रेक्टम में, अब आ जाना रेक्टम में। लिखिएगा रेक्टम में मल का संग्रहण होता है, रेक्टम में मल का संग्रहण होता है, जो कि निश्चित समय बाद गुदा द्वार से बाहर आ जाता है, जो कि निश्चित समय बाद गुदा द्वार से बाहर आ जाता है। ये पीपीटी अब आप लगा देना, जो कि निश्चित समय बाद गुदा द्वार से बाहर आ जाता है। तो ये रहा पाचन तंत्र का वो संपूर्ण व्यवस्था जिसे आपको समझना था। यहां तक समझ में आया? तो एग्जाम में आएगा तो लगा लेना, सारा खेल एंजाइम याद करने का है, वहीं भूलोगे तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो चैप्टर है वो है, लिखिए हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर। देखो हम बहुत फास्ट और कलरिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए रुकेंगे नहीं। अब एक होता ना कि हम आपको रोक के लिखाते थे, तो अब हम यहाँ पर अपनी पेन से आपको समझाते रहेंगे, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कोटेशंस मिलते रहेंगे, तो हमारा पूरा फोकस आपको समझाने को होगा। अब यदि आप इतने सक्षम हैं कि मेरे साथ लिख सको तो ठीक, अदरवाइज आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में कर डालेंगे, या जिन्हें नहीं लिखने की क्षमता है तो वो क्या करेंगे, पीडीएफ पड़ेगा तो वहां से देख लेंगे। अंतिम प्रयास समझने पर कीजिएगा और याद करने पर कीजिएगा। यह इसलिए हम करें, मेरे पास समय कम है मतलब पढ़ाने का। तो अगला जो चैप्टर है वो है मानव का फिजियोलॉजी, और जिसमें से हम बात करेंगे ह्यूमन नर्व सिस्टम यानी कि न्यूरॉन तंत्र। तो यही बात जो मैंने इनको कही भैया, यही बात आपके लिए भी लागू हो रही है ऑनलाइन वाले भैया। जहरीला सर का क्लास है, कौन सा, हिस्ट्री, रीजनिंग, तुमका नाम जहरीला है, तो ये लोग कैसे जहरीला करें? नहीं यहाँ पटना में है, अपने यहाँ है एक, अपने यहाँ है वो, अरे सॉरी, हाँ हाँ सुनामी सर है, तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मजेदार सुनामी सर है, मतलब काफी जुझारू व्यक्ति हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। और मैंने उनसे एक दो बार मेरी मुलाकात हुई है, बड़ा मतलब जोश के साथ रहते हैं। तो कई, एक और मैं कहीं पढ़ रहा था तूफान करके कोई, हाँ मतलब है। तो ठीक है, सबको शुभकामनाएं हैं और बेहतर करें, सब अच्छा कर रहे हैं। कोई भी अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाता है क्योंकि वो अध्यापक है इसलिए, है ना। तो सर अच्छा, तो सर को क्या पता है कि आप लोगों को जहरीला सर कहते हो? हाँ अच्छा, इट्स देन इट्स फाइन। ठीक है, देखो अध्यापक की आपको एक ही चीज स्वीकार करनी है, वो है उसका ज्ञान। दूसरा कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगे, हो सकता है व्यवहार, हो सकता है बातचीत का तरीका, है ना, हो सकता है आपके जीवन में बदलने के कुछ पॉइंट्स। बाकी एक कहावत है कि हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि सार साय को गही है और थोथा दिए उड़ाए। सूप देखा है, सूप, तो सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए कि जो अपने काम का है उसको अपना अंदर करो, जो काम का नहीं है उसको उड़ा दो। अंतिम प्रयास बच्चों अपना काम करना, कि अंतिम प्रयास अपनी सफलता दुनिया वही मांगेगी, और जब सफल हो जाओगे तो मैं अभी बीपीएससी जितने भी हमारे अभ्यर्थी इंटरव्यू वाले हैं, जैसे हमें रास्ते में रुकते हैं, हाँ भैया बताओ क्या काम है, सर आपसे आइए चलिए बैठिए। अभी बोली रोड पे 7-8 बच्चे आए थे वहां से, बेंगलुरु से, तो वो नौकरी भी करते हैं, उसमें बीपीएससी का इंटरव्यू है उनका।
तो मिलने आए तो नॉर्मली जब छात्र आते हैं तो खड़े रहते हैं, हम बैठ के बात करते हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू आ जाएगा बैठो 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 तो उनको भी बगल में बिठाया जाएगा। अभी आप नमस्ते करते हो, जब आप सिलेक्शन लेके आओ तो आपको हाथ देंगे, है ना? अभी भी हम आपके हाथ मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी का हाथ मिलाना वो दम ना दिखाएगा। आप सिलेक्शन लेके आओ, वहां से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि सारी शक्तियां, सारी बातें अंत में वही जाकर रुकेंगी कि आप चयनित हो, नहीं हाँ तो आप अच्छे हो, आप लाख अच्छे हो, चयन नहीं है तो माता पिता के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जो आपसे बात करे, वो बात कर रहा है तो उसे कुछ चाहिए, बहुत कॉमन सी बात है। अब चाहिए बेटा ना, जहां पर तुम जा रहे हो आपके लिए हमें बता ही नहीं रहे हैं, जहां पे तुम गए वहां के लिए बात नहीं थी। और यही अंतर है, डिफरेंस बिटवीन दारोगा बैच एंड बीपीएससी। आप बड़े फनी मिजाज में रहते हो ये राजा जी हैं ये है ना? तो राजा जी शांत रहा करो, है ना? ठीक है, इतनी प्यारी सी बात तुमसे ख्याल डाल दी राजा जी आके, मिजाज सही रखा करो चल तो आइए देखें इधर। हमारे पूरी मनुष्य की व्यवस्था में हम मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। दुनिया में मानवों के बाद डॉल्फिन ही ऐसा प्राणी है जिसका ब्रेन अत्यंत शक्तिशाली है, कुछ भी करने की क्षमता रख सकता है। तो हम मानव में ब्रेन या खास करके न्यूरॉन का होना या उसकी शक्तिशाली व्यवस्था का होना ही हमें इस पूरी धरती पर एक ऐसा विद्रोही प्राणी बनाया है जो कुछ भी कर सकता है। हम सांप पकड़ के गले में लपेट सकते हैं, हम चाहें तो शेर को सर्कस में डांस करवा देते हैं, वो एकदम शर्मा जाता है हमारे सामने, बिल्कुल। भालू वालू को हम ऐसे डांट देते हैं रोने लगता है। हमने कुत्तों और घोड़ों को ऐसा पालतू बनाया कि जो कहा वो किए, वो कारण ब्रेन। तो जीवन में अगर जो इसका इस्तेमाल किया तो मतलब नहीं है। ये सोचिए एक चिड़िया आई, इनकी विचार में 20 लाख रुपए आ गया एक छोटी सी थी बेचारी, हाँ 20 हाँ कोई मतलब नहीं है अरे भाई हाँ? मेरे मोरे माई विभाग यहाँ से बहुत राजा शादी बैठे हैं खैर महंगा है, बहुत महंगा ना, कल से पीछे पीछे 3-4 करीब ढूंढ रहे हैं भाई, चूहा है क्या है ना, बस कुछ नहीं करना इनको, 4000 चूहा इकट्ठा करना है ना, 1 महीना में 20 लाख है ना राजा सर आप 69 में बायोलॉजी नहीं पढ़ाए थे, अगर आप पढ़ाए होते तो आज मेरा सिलेक्शन तो आज पढ़ के ले लो। मैं पढ़ाया था, थोड़ा सा पढ़ाया था, और जो भी पढ़ाता अच्छे ही पढ़ाता है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही और भी पढ़ाएगा कोई, बस ज्ञान का मामला नहीं है, डिलीवरी का मामला है। बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान का हल्का फुल्का अंतर आ सकता है, न्यूरॉन अगला भी बोलेगा ना, वो नमक नहीं बोलेगा। चलिए तो ध्यान देना, सब कुछ न्यूरॉन है। तो जैसे हमने कहा कि हमारी जो शरीर है वो सेल कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, और इसी में से एक सेल है जिसको कहा जाता है न्यूरॉन। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा तंत्र किससे मिलकर के बना है, तो जवाब हो जाएगा, तो अगर परिचय में लिखना है तो ऐसे लिखना है कि हमारा तंत्र न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना है। तथा इनका अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि मानव के शरीर में कौन से न्यूरॉन होते हैं, 99.98% इंटर न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। तो ये भी एग्जाम में आ सकता था कि कौन सी न्यूरॉन सेल, तो जवाब है इंटर न्यूरॉन सेल। खैर अब ध्यान देना, तो अगर हम इस स्तर पर मानव के नर्व सिस्टम के प्रकार देखें तो अगला टॉपिक है मानव तंत्र के प्रकार, तंत्र के प्रकार। ध्यान देना, कुल 3 तरह की तंत्रिकाएं हमारे शरीर में हैं। एक होती हैं जिन्हें कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। दूसरी होती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो क्या हो गया, PNS। एक और है तंत्रिका तंत्र अपने पास जिसे कहते हैं ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम, ANS। हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अपना पूरा जो शरीर है इन्हीं 3 तरह की तंत्रिकाओं में विभाजित है। तो जिनको लिखने की क्षमता है इतने में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिख तो मैं भी रहा हूं, तो चाहो तो कर सको, नहीं तो पढ़ना है तो ऐसे पढ़ते रहो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 हिस्सा होता है, एक होता है मानव का मस्तिष्क और दूसरा हिस्सा होता है मेरुरज्जु, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 ही भाग होते हैं, एक होता है कॉर्नियल नर्व या इसे कहते हैं कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व या इसे हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु तंत्रिका। यहां पर केवल वर्ड है मेरुरज्जु, यहां पर वर्ड है मेरुरज्जु तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका। तो इस तरह से अपना जो शरीर है कुल 6 हिस्सों की तंत्रिकाओं में बटा हुआ है, और पूरा सर से लेकर पैर तक ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क में बहुत ज्यादा है, स्पाइन कार्ड पूरा इसी से बना है, और पूरी जहां भी हमारा जीवित हिस्सा है वो नीचे अंगूठे से लेकर ऊपर सर तक इनका पूरा पूरा फैलाव है। तभी हम फुली सेंसर्ड बॉडी है, हमें कोई टच करेगा हम बता देते हैं कि यहाँ पर टच चल रहा है, तो कारण कि पूरा बॉडी सेंसर से बना हुआ है, हम बहुत ही सिस्टमैटिक प्राणी है। तो अब हम इन 6 को एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अध्ययन किसका होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे इसमें 2 आता है,
एक आएगा मानव का ब्रेन और इसी से कनेक्टेड आएगा स्पाइन कॉर्ड। वास्तव में अरे भैया शांत रहा, इधर ध्यान दे लो ना, फिर मैं वो इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाऊंगा, फिर मैं ऐसे ही बस बिना मतलब पढ़ा दूंगा। प्लीज ध्यान दो, कम से कम जितना भी दिन पढ़ो एकदम प्यार से पढ़ो, हमारा आना सफल हो जाए। अब मतलब इतने आप चित्र देखे हो करने लगे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो खाली बना हुआ है फर्जी का। सारा खेल हमारी कॉपी और पेन में है, इधर ध्यान दो आप। तो ये जो ब्रेन है नीचे वाला स्पाइन कार्ड है, वास्तव में इनके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है इस तरह से, जो कि कवर किया हुआ है इसको। इस झिल्ली को कहा जाता है मेनिंजेस। ये है झिल्ली जिसे हम कहते हैं मेनिंजस। और इस झिल्ली में 3 लेयर होती हैं। एक होती है ड्यूरामेंटर, ये सबसे आउटर लेयर है, और एक होती है एरकनॉयड मैटर, ये मध्य की है, और एक होती है पायामेंटर, ये सबसे आंतरिक होती हैं। तो जब भी ध्यान देना कि ये जो हिस्सा है ये है ब्रेन का और ये जो हिस्सा है ये है स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों एक झिल्ली से कवर है, उस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजस, और वो मेनिंजस 3 लेयर में होती है। नंबरिंग याद रखना है, ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पाया। अब ध्यान दो, इस झिल्ली के भीतर यहाँ पर आप ऐसे मान के चलना विशेष तरह का द्रव भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यह एक विशेष तरह का द्रव है जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आमतौर पर इसमें कुछ इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, इम्यून सिस्टम मेंटेन करेगा। थोड़ा सा ग्लूकोज होगा और थोड़ा सा मिनरल्स होता है, जिनका मुख्य काम है 2। इस फ्लूइड का 2 काम है, अगर इसे कार्य ध्यान दी जाए तो पहला है कि ये चोट से बचाता है, चोट से बचाव करता है। भाई पन्नी में पानी भर लो और उस पर से मारो तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा और अंदर तक दर्द नहीं जाएगा। तो मान लो कभी चोट लगी तो अब ये जो फ्लूइड है ये अंदर तक पहुंचने से रोक लेगा। और दूसरा जो काम है वो है, इन केस ये अपने साथ पोषक तत्व रखा है तो क्या करेगा, पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो ये इसके 2 बड़े काम हैं। तो झिल्ली तो बाह्यात्मक सुरक्षा दे ही रही है, वो एक रचना बनाई है, प्लस अपने साथ एक पानी रखी है जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि सीएनएस में यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 हिस्से कौन कौन से हैं, ब्रेन और स्पाइन कार्ड, तो पहले हम देखते हैं ब्रेन और फिर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए नजर डालते हैं कि भाई ब्रेन कैसे बना होता है। तो ब्रेन की एक परिभाषा है छोटी सी कि मानव का मस्तिष्क अत्यंत संवेदनशील भाग है, जिसका वजन कितना है, शरीर का 1/50 भाग है। काम क्या है, नियंत्रण और समन्वय, जिससे कि हमारे अंग सही ढंग से चल सकें। मस्तिष्क का अधिकतम भाग वसा से लगभग 60% वसा पाई जाती है। दूसरा, थोड़ा थोड़ा जिंक, सोडियम, आयरन और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। इनमें पुनर्जनन की क्षमता नहीं होती, अर्थात ध्यान देना, जो न्यूरॉन कोशिका होती है ना, इन न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होता। तो जब न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो सीधी सी बात है कोई भी पुनर्जनन होने की संभावना नहीं है। ये थोड़ा सा ब्रेन का परिचय रहा। अब अगर हम ब्रेन के हिस्सों को समझें, यानी कि मस्तिष्क के परिचय और भाग को देखें, तो इस चित्र पर आप ध्यान लगाइएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है ऐसे, और इसके हिस्सों को इसी चित्र से हम समझेंगे तो ही आप बहुत स्पष्ट से जान पाओगे। ऐसे देखो, ये है ब्रेन का चित्र, जिनमें से जो आपको ये पूरा रचना यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फोर ब्रेन, या हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसी फोर ब्रेन के पास ये जो टोटल आपको यहां से यहां तक गुंबदाकार रचना दिखाई दे रही है, गुंबदाकार, इसे कहते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम। और इसी सेरेब्रम के अंदर में देखो 4 जगह हमने बॉक्स दिखाए हैं। वास्तव में ये बॉक्स पहला वाला है फ्रंटल पाली, ये है फ्रंटल पाली, पाली को बोलते हैं लोब। दूसरा वाला है पैराइटल पाली, और एक और पीछे जो दिखाई दे रहा है ये है टेम्पोरल पाली, और जो सबसे पीछे दिखाई दे रहा है ये है ऑसिपिटल पाली, ऑसिपिटल पाली या लोब। यानी कि जो सेरेब्रम है उसमें 4 लोब मिल गए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। यहां तक क्लियर। अब देखो थोड़ा और अंदर जब देखेंगे इसको झांक करके, तो हमें यहां पर ऐसा एक सर्कल टाइप का दिखाई देगा। इस सर्कल को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या कहेंगे, ये है लिम्बिक सिस्टम। ये जो 2 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे वाला ये डॉट है, इसे कहा जाएगा हाइपोथैलेमस। जो पीछे वाला डॉट है इसे कहेंगे थैलेमस। और जो ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है पिट्यूटरी ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानेंगे। बाकी थोड़ा और नीचे आते हैं, तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इतना, ये वाला और ये वाला, इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, अंग्रेजी में कहते हैं हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इस पश्च मस्तिष्क में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दिया ये है टेरेबेलम। क्या है, टेरेबेलम। और पश्च मस्तिष्क में ये वाला जो हिस्सा दिखाई दिया इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसी में यहां पर अगर हम पॉइंट कर दें तो ये कहलाएगा पॉन्स। ठीक। अब ध्यान देना, एक हिस्सा मैंने बहुत सुरक्षित रखा है ऊपर, ये दिखाई दिया,
ये इतना छोटा सा जो हिस्सा है ये है मध्य मस्तिष्क। क्या है ये है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहा गया। तो किसी भी ब्रेन का इतना हिस्सा आपको फिर से एक बार नजर देखना है। पहले देखो आगे वाला हिस्सा पूरा जो खोपड़ी है अग्र मस्तिष्क है, जो पूरा गुंबद है ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम में 4 पाली है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इसी में एक अंदर में देखो कछुआ छाप अगरबत्ती रखी गई है, ये है लिम्बिक सिस्टम। समझ में आया? थोड़ा और पीछे आए, 2 लाल लाल डॉट दिखाई दे रहा है, एक है थैलेमस एक है हाइपोथैलेमस, बगल में है पिट्यूटरी ग्रंथि। थोड़ा पीछे तो तितली दिखाई दे रही है या वृक्ष जैसा दिखाई दे रहा है, ये है सेरेबेलम। एक तो लंबा सा डंडा जैसा दिखाई दे रहा है, यह है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पूरे मस्तिष्क की जो बनावट है कुछ ऐसी ही है। अब आप अगर देख रहे हो मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र, मध्य और पश्च। तो अगर हम इसको और डिजाइन को बांटें या इसके भागों को समझें तो ध्यान देना इसके 3 भाग हैं मस्तिष्क के। पहला है अग्र भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पश्च भाग। अब उसी चित्र के बेस पर हम आपको इनके पार्ट समझाते हैं। देखो अग्र भाग में सबसे पहले मिला आपको सेरेब्रम, इसी में आपको मिला फ्रंटल, पैराइटल, इसी मिला आपको टेम्पोरल, इसी मिला ऑसिपिटल। थोड़ा और अगर अंदर आए तो कछुआ छाप अगरबत्ती दिखी, लिम्बिक सिस्टम। थोड़ा नीचे दूर तो आपको लाल लाल बूंदी दिख रही है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर? इतना हिस्सा अग्र भाग है। मध्य भाग बहुत छोटा हिस्सा है, कुछ दिखता नहीं है, फिर भी अगर इसको बहुत हम डिकोड करें तो एक होता है सेरेब्रल पेंडिकस, एक और हिस्सा पढ़ा जाता है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पश्च हिस्सा अगर आप देखोगे तो एक है सेरेबेलम, दूसरा हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा और एक और हिस्सा है वो है पॉन्स। तो शायद जो चित्र में देखा आपने उसी को हमने क्या कर दिया, सिस्टमैटिक कर दिया। अब इन्हीं को एक एक करके हमें पढ़ते हुए चलना है। पहला जो भाग है वो है सेरेब्रम। तो देखते हैं, है ना, सेरेब्रम। इसे हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलेंगे? प्रमस्तिष्क। इसकी कुछ खासियत को समझते हैं। पहला, आपने बहुत सी किताबों में कुछ ऐसा चित्र बना हुआ देखा होगा ब्रेन का, ठीक है, ऐसा यानी कि बीच से अगर मांग निकाली जाए तेरे नाम टाइप का, तो ये राइट और ये लेफ्ट, इनकी सेरेब्रम एक तो राइट पार्ट में है और एक लेफ्ट पार्ट में है। तो अगर हम पहला पॉइंट करें तो यह सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है और लगभग 2/3 पार्ट है ये। यानी कि पूरे अगर ब्रेन को एक पार्ट माने तो उसका 2/3 यही है, बचा 1/3 में पूरा ब्रेन है। दूसरा, इसका जो दाहिना सेरेब्रम है ये बाएं भाग को कवर करता है, बाएं शरीर पर नियंत्रण करता है। दूसरा, इसका जो बायां भाग है वो किस पे करेगा? उल्टा हो जाएगा, वो दाहिने शरीर पर नियंत्रण करता है। अब सवाल है इसका काम क्या है? तो इसका काम वो सारा है जो मानव को मानव बना देगा। मानव को मानव कैसे बनाया जाएगा? बुद्धि, मत्ता, तभी तो मानव है। नवाचार, मेमोरी, संवेदना, पेशीय नियंत्रण। भाई मानव इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो 10-20 घंटे या 24 घंटे खड़ा रहे, किसी और जानवर को पैसा नहीं दिखा सकते। सांप आया, हाँ? घोड़ा बेटा 4 पैर से खड़ा, हम 2 पैर की बात कर रहे हैं। हद है। दुनिया में 2 पैर से और कौन खड़ा दिखा दो? मुर्गा के पैर कितने होते हैं? तो हम मानव की चर्चा करें, चौपाई के बीच में बात हो रही है। मुर्गा 2 पैर हुए हैं, क्या करे, एक पैर ऊपर कर दे। तो हाथ कर, एक से एक प्राणी बैठे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं, हाँ, मुर्गा 2 पैरों खड़ा है, तो मुर्गी का हाथ कहाँ गया? मुर्गा सोले में काम कर रहा है क्या? ठाकुर थोड़ी ना सोले वाला की हाथ कर गया मुर्गी का। क्या चीज? अच्छा, ना ठीक है। तो काम हुआ बुद्धिमत्ता, नवाचार, मेमोरी, संवेदना, पेशी नियंत्रण। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अब ध्यान देना, कुल 4 तरह के लोग आपको मिले थे। कौन कौन थे? पहला था फ्रंटल, क्या है? हेल्दी कम्युनिकेशन, जो स्वस्थ बातचीत होती है, अच्छे स्तर पर बातचीत करना। कि मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आप कहोगे बैगन, ऐसा नहीं कहोगे, है ना? कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो? बैगन। नहीं, ये हेल्दी बातचीत नहीं है। आपको बताना होगा कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, है ना? मैंने पूछा कि किस देश में रहते हो, तो कहोगे बिहार, तो इसे हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। उसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि अगर फ्रंटल गड़बड़ हुआ तो हम पागला बन जाएंगे। समझा? बेहतर है ये। दूसरा, इसका काम है वॉलंटरी एक्शंस, जो हमारा ऐच्छिक कार्य होता है, हाथ उठाना या सर घुमाना, जो भी दौड़ना भागना, ये वॉलंटरी एक्शंस में आते हैं। इसके बाद है, फिर है और आइडिया। ऐसा होता है ना, ये आइडिया। तो अब ये गुड आइडियाज, ये अब कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम तम्बाकू खाए बैठे हैं, उनसे पूछो ये कह रहा हूँ कि क्या करें, ये वाला काम करें कि ना करें, आए अगर आधा नींद में है, कहा अरे कह रहे थे कि वहां चलना है, अच्छा गाड़ी लाओ, अब जा रहे हैं, अच्छा रुको उधर आ गया, अच्छा लाओ उधर, कहाँ बैठे हैं, अभी मर रहे हैं। अब इनसे क्या उम्मीद करोगे? इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनका फ्रंटल लोब ठीक नहीं है, ये बस जिंदा है, सही चल रहा है, ये कभी भी किसी को मार सकते हैं।
अचानक हमला हो सकता है, इसलिए इनसे बच के रहना। दूसरा है पेराइटल, इसके पास दो काम है, एक है स्वाद और दूसरा है स्पर्श, टी एंड टी, है ना? क्या बेटा? अच्छा, हाँ? स्वाद और फ्रंटल ठीक चल रहा है। ठीक, हाँ भाई। कहाँ सीधा कर रहे हो? हैं? बेल्ट सीधा कर रहे थे, है ना? उठ उठ बैठ रहे हो। चलिए, दूसरा टेम्परेचर और पेन। तो टेम्परेचर पेन कहाँ से आएगा? टच है। एक और है टेम्पोरल, इसका काम है जो कान की शक्ति है, और दूसरा अल्फैक्टरी यानी कि नाक, सूंघने की क्षमता। एक और है ऑसिपिटल, ये है विजुअल यानी कि दृश्य, और दृश्य मतलब आंख। तो अब यहां से एग्जाम में आ सकता है फ्रंटल हेल्दी कम्युनिकेशन और मेमोरी और गुड आइडियाज एंड थॉट एंड इंटेलिजेंस, पेराइटल टेस्ट एंड टच, टेम्पोरल नाक और कान, ऑसिपिटल आंख। तो इस तरह से पांचों जो संवेदनाएं हैं और प्लस में बेस्ट हेल्दी कम्युनिकेशन, ये सारा किसके हिस्से गया? सेरेब्रम। और बाकी जितना भी बेहतर काम कर रहा है वो सेरेब्रम ही कर रहा है। इसके बाद सेरेब्रम को अगर आप बहुत अंदर जाओगे ना, यानी कि मान लो हमने सेरेब्रम को काट दिया, तो सेरेब्रम के भाग को हम बोलते हैं सेरेब्रम कॉर्टेक्स। ध्यान देना कि जो सेरेब्रम की बाह्य परत है, जो बाह्य परत होती है, इसी को कहा जाता है कॉर्टेक्स। बस आपको ध्यान देना है कि सेरेब्रम की जो कॉर्टेक्स है, इसमें न्यूरॉन ज्यादा होते हैं। न्यूरॉन ज्यादा होने से इसका रंग हो जाता है ग्रे। कैसा होगा? ग्रे। लेकिन जब आप काट के देखोगे अंदर में, तो अंदर का जो हिस्सा है वो होगा व्हाइट। क्या होगा? व्हाइट मैटर। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि ब्रेन में बाहर ग्रे है कि अंदर व्हाइट? तो अंदर व्हाइट है और बाहर ग्रे है। ध्यान, इसी का ठीक अपोजिट है। जब आप स्पाइनल कार्ड देखोगे ना, मान लो ये स्पाइनल कार्ड है, तो स्पाइनल कार्ड में बाहर व्हाइट होगा। क्या होगा? बाहर व्हाइट और अंदर में ग्रे। ये बाहर होगा और ग्रे अंदर होगा। ये किसकी बात हुई है? मेरु रज्जु की। तो उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसके बाद है थैलमस, दूसरा है ना पार्ट। थैलमस का काम है, इसे बोलते हैं रिले सेंटर, यानी ब्रेन का जो भी जानकारी अंदर से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, 1 2 सेकंड थर्ड, यानी कि फ्रंट मिड और हिंड, सब में जो कनेक्शन है वो हो रहा है थैलमस से। इसका काम है गंध को छोड़कर बाकी जितने सेंस हैं, जैसे स्वाद, सुनना, स्पर्श और दृश्य, इन चारों को मैनेज करेगा। केवल नाक के लिए काम नहीं करेगा। बेहतर निद्रा और अलर्टनेस यानी चौकन्नापन और अवेकफुलनेस यानी कि इसको बोलते हैं तैयार रहना या जागरूक बनाना। कई बार हम जागरूक नहीं रह पाते हैं और हमें कोई लूट ले जाता है ना? बहुत सारे गए बाजार में घूम रहे थे, निकाल, हाँ। आजकल जैसे एक है तरीका, स्टेशन में जाओ तो आपको बहुत सूट डाल देगा, भैया हम यहाँ से आए हैं और हमारा जो है बैग गायब हो गया है, हमें किराए भर का पैसा। ये ना पूरी रैकेट है इनकी, ये कहीं से आए नहीं, वहीं के हैं वो, और कहीं जाना नहीं है उनको। तो उनको ये बताओ कि भाई मैं ना 10 दिन पहले इसी से निकला हूँ, इसी रैकेट में था। मुझे मिला एक दिन तो हंसने लगा, कह रहा है मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहे हैं। ये सेट देख रहे हो, ये प्रॉपर उसी पैसे से बनवाया हूँ। मात्र 10 दिन हुआ इस काम को छोड़े हुए। तो ये ना इन्होंने ऐसा कर रखा है कि जो असली व्यक्ति वो भी नहीं पता। अगला है हाइपोथैलेमस, ये तीसरा पार्ट है, ध्यान देना। इसका कार्य क्या है? इसका पहला कार्य है कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करेगा, नियंत्रित करता है, तथा पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। यह हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से काम है हाइपोथैलेमस के? तो एक है कि यह भूख व प्यास पर नियंत्रण करता है, प्यास पर नियंत्रण। दूसरा काम है तापमान जल संतुलन, जो काम लीवर कर रहा था याद है ना, और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है, अम्ल क्षार संतुलन बना के रखता है। तीसरा इसके पास है सेक्स व अथवा लिबिडो या डिजायर, आप सेक्स को बोलते हैं, लिबिडो के लिए जिम्मेदार है। एक और काम है इसके पास, वो है लव एंड हेट, प्यार और घृणा की जो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं वो हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा बीपी पर नियंत्रण तथा बेहतर निद्रा के लिए भी रिस्पॉन्स करता है। तो इतने सारे काम हैं जो हाइपोथैलेमस के हैं। इसके बाद अगला है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम वास्तव में इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो बहुत अंदर में है, यानी कि यहाँ पर है। इसके दो हिस्से हैं, एक है एमाइगडाला और एक है हिप्पोकैम्पस। तो ध्यान देना कि लिम्बिक सिस्टम में जो एमाइगडाला है, इसका काम है इमोशन, यानी कि ये भावनात्मक केंद्र कहलाता है। तो अब इमोशन दो तरह के होते हैं, एक बहुत प्यारा भरा इमोशन, एक स्ट्रेस का इमोशन, एक दुख का इमोशन। इमोशन तो हर स्तर पर है। तो बहुत ज्यादा अगर प्यार का इमोशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का इमोशन है, या बहुत ज्यादा दुख है, तो ऐसी स्थितियों में ये एक्टिव होकर के आपका सपोर्ट करता है कि हाँ मतलब इसी से होगा। अगर ये एमाइगडाला एक्टिव नहीं ना तो आप दुखी ही नहीं होगे। ऐसे सुनने कई बार ना, जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है तो इंसान रोता नहीं है, एकदम शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमाइगडाला अपने स्तर से अधिक क्षमता से अधिक स्थितियां देख लेता है। फिर वो बहुत देर बाद, एक आध दिन बाद, जब उसका नॉर्मल होगा, कॉन्शियस में आएगा, तब रोना शुरू करेगा। ऐसा होता है। वैसे ही कई बार हम सुख या बहुत खुशी होते हैं तो भी एक्सप्रेशन नहीं करते, बस अंदर अंदर खुश है, मुस्कुरा रहे हैं एकदम से, है ना? तो अब जैसे बच्चा है, देखो सोते समय क्या कर रहा है, ऐसे करता ना। तो बेसिकली वो इसलिए नहीं मुस्कुराता, जब जितनी बार पार्ट करेगा, जब उसका गैस पास होगा, तब तब वो मुस्कुराएगा। एक ही रीजन है उसके मुस्कुराने का। लोग कहते हैं भगवान आए हैं, ना ना ना, केवल वो है क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है ना, बहुत ज्यादा दूध से गैस बनती है। गैस चूंकि बच्चा
दिन भर दूध के चक्कर में घूम रहा है और दूध पिया, दूध पच नहीं रहा, पचा तो पेट में दर्द होगा। तो जब मान लो उसको बच्चा डकार नहीं सकता, डकार लेने में साल भर लग जाता है, ये वाला ना। तो अब क्या करेगा? उसका एक ही तरीका है कि उसके अनस पार्ट से ही गैस पास होगी। जब वो गैस पास होगा तो उसको अच्छा लगता है, ऐसे करेगा। तो अगर घर वाले सोच रहे हैं कि हमको देख के हंस रहा, तुमको देख के नहीं हंस रहा है ना, अगले का काम सेट हुआ है ना, बहुत देर से परेशान था वो, है ना, इतना दूध पिला देते हो आप लोग घर वाले। कई बार ऐसे कुछ थोड़े से डिस्टर्ब टाइप के होते भी हैं, तो वो जो माँ है या घर के उनको इच्छा करती है कि धरती का सारा दूध इसको पिला दें, बाहर से पिला दें, स्तनपान भी करा दें। उसके बाद कई जगहों में देखा 6 महीने पहले उसको आलू खिलाना शुरू कर देते हैं, अच्छा आचार चटा दें, तो कह रहा है ये क्या है ये, है ना। तो ऐसी स्थिति में उसकी ब्रेन पर असर जाएगा, है ना। जैसे अब 7-8 महीने का बच्चा है, उसको उसमें डाल देते हैं वॉकर में, अभी वो ग्रेविटी को अपोज नहीं कर सकता क्योंकि उतना पावर नहीं उसमें। अब मौसियाँ या बुआ दो ही आती हैं इसमें वॉकर वाली में, कई बार मामा नामक के प्राणी होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये बड़े प्यार में ये चल छैया छैया गाना बजता है उसमें, उसको लेके आ जाए। अब उसको वॉकर में डाल दिए, वॉकर में डालते उसका ब्रेन ग्रेविटी के खिलाफ हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा आगे चल करके मेंटली कमजोर होगा, फिर वो मैथ सही से नहीं लगा पाएगा, अपने छात्रों के साथ में वो कोरिलेशन नहीं फिट कर पाएगा। मतलब साल भर उसको एकदम लेटे रहने दो, आराम से सोने दो, 12 घंटे सो रहा है और सो जा बेटा, 14 घंटे रो रहा है रोने दो, कोई टेंशन नहीं है। कम से कम बच्चे को दिन भर में 2 घंटे रुलाओ एटलीस्ट, नहीं रो रहा है चिरोटी काटो, चौंक दो सीधे। इससे इससे सब ग्रोथ होता है ना। बाकी 1 साल जब हो जाएगा तो खुद ही ठुमक चलित रामचंद्र बाजत पैजनिया, है ना, तो रामचंद्र ठुमक ठुमक चलना शुरू कर देंगे और घर वाले पैजनिया की जगह पर सीटी लगाते चीं चीं ऐसे चलता रहेगा वो। खैर पॉइंट पे आते हैं। तो अमाइगडाला भावनात्मक केंद्र है। दूसरा इसका एक और काम है कि ये निर्णय वाला है, इसको हम कहते हैं निर्णय का केंद्र। कई बार से फीमेल का एमाइगडाला थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उनमें भावनाओं का पूरा ज्वर है फीमेल में। यही वजह है कि फीमेल निर्णय लेने में उतना सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाती है। देखो निर्णय 2 स्थिति में नहीं लेते, ना बहुत प्यार में निर्णय लेना चाहिए, ना बहुत तनाव में निर्णय लेना चाहिए। बहुत प्यार में कहते हो चांद तारा तोड़ देंगे, मारेंगे, कान लपेटेंगे, फर्जी का तोड़ लगा तो और बहुत गुस्से में आओ और कह दो हम तुमको मार देंगे। तो कहते हैं कि जब संबंध तोड़ो तो ऐसे दौर में तोड़ो कि जब कभी मिलो तो जबान और आपका सिर दोनों सामने सामने होकर बात कर सके ना, इस मोड़ पे तोड़ो उसे। तो ऐसे इसलिए तो अब ये बातें हाँ ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। इसी कहा जाता है जीपीएस ऑफ ब्रेन। जितना कुछ रास्ते का ज्ञान है, आप अभी आंख बंद करके अपने गांव का रास्ता तत्काल पहुंच जाओगे। बस बस बैठे, बस गई आपके गांव चौराहे उतारी, अब आप घर आ गए, लौटो वापस, पहुंच गए थे वापस आ गए। ये काम है हिप्पोकैम्पस। दूसरा इसका काम है जो शॉर्ट मेमोरी होती है, उस शॉर्ट मेमोरी को बदल दो लॉन्ग मेमोरी में। खास करके जो खट्टी और मीठी यादें होती हैं। अब किसी ने आपको कभी मान लो किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। और किसी ने आपसे बहुत प्यार किया है तो वो भी कहते हैं पहला प्यार कभी जीवन भर भूलता ही नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। अब हासिल हो तो ठीक है, ना हासिल हो तो कोई बात नहीं, बट वो रहेगा। कारण द पार्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस एकदम मेमोरी में फिट हो चुका है, जब तक जीवन रहेगा। और जब जब आप अकेले बैठोगे तब तब कहोगे कि उसने ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काटा कि मैं फिर उग ना पाया। अगला हिस्सा है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। ध्यान देना, मिड ब्रेन का एक ही कार्य है, आपको जो याद रखना है वो है दृश्यता यानी कि आंख वाला काम, और दूसरा है खास करके जो खट्टी और मीठी यादें होती हैं। अब किसी ने आपको कभी मान लो किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। और किसी ने आपसे बहुत प्यार किया है तो वो भी कहते हैं पहला प्यार कभी जीवन भर भूलता ही नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। अब हासिल हो तो ठीक है, ना हासिल हो तो कोई बात नहीं, बट वो रहेगा। कारण पार्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस एकदम मेमोरी में फिट हो चुका है, जब तक जीवन रहेगा। और जब जब आप अकेले बैठोगे तब तब कहोगे कि उसने ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काटा कि मैं फिर उग ना पाया। अगला हिस्सा है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। ध्यान देना, मिड ब्रेन का एक ही कार्य है, आपको जो याद रखना है वो है दृश्यता यानी कि आंख वाला काम, और दूसरा है श्रवण यानी कि अर्थात जो आप देख रहे हैं और उसी देखने के साथ साथ एकदम बैक टू बैक सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि देख पहले लिया और सुन बाद। कई बार मोबाइल फोन ऐसा हो जाता है कि आवाज नहीं आ रही है या आवाज पहले आ गई वीडियो बाद में आया, तो ऐसा कभी सामने नहीं हो सकता। हमारा दोनों एकदम साथ चल रहा है, अगर ऐसा होने तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके पीछे का जिम्मेदारी कौन है? मध्य मस्तिष्क। इसके बाद है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सबसे प्रमुख हिस्सा था सेरेबेलम, या इसे कहते हैं अनु मस्तिष्क। कई बार इसको हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। अगर आप इसको चित्र में देखोगे तो तितली के जैसा है, इसको पीछे से देखना तो यह तितली अथवा वृक्ष की तरह दिखाई देता है। इसे कहते हैं आर्बोरा बिटाई। आर्बोरा बिटाई के नाम से जाना जाता है ये। और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन सा है? मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। तो अब सवाल है कि ये करता क्या होगा? इसके 2 बड़े कार्य हैं। एक तो है कि इसे कहा जाता है सीखने का केंद्र यानी कि लर्निंग सेंटर। जैसे अब कोई कार सीखना चाहता है, कोई ढोल बजाना सीखना चाहता है, कोई तैराकी सीखना चाहता है, कोई मान के चलो टॉनिक बैच में आके सीखना चाहता है, तो इसके लिए उसका सेरेबेलम मजबूत होना चाहिए। जैसे अभी आपका इस समय प्रॉपर सेरेबेलम चल रहा है। दूसरा जो काम है इसका वो है शरीर को संतुलित अथवा बैलेंस बना के रखना। शरीर को संतुलित अथवा बैलेंस बना के रखना। और इस व्यवस्था में यह अंतःकरण से मदद प्राप्त करता है। किससे? कान का जो आंतरिक हिस्सा है उससे ये मदद हासिल कर लेता है। तो अब जितना भी पेशीय कार्य है वो सारे कार्य, अब पेशीय कार्य में मान के चलना कि जैसे दौड़ना, ठीक है, या कुश्ती लड़ना, अथवा जिम जाना,
अथवा नृत्य करना अथवा नृत्य के दौरान अलग अलग भंगिमा बनाना, है ना, ये तमाम ऐसे काम जो पेशियों से होते हैं वो सारा कौन करेगा? सेरेबेलम। कई बार जैसे अब अगला ने कौवा ले लिया है, शराबी, तो शराबी जो झूमता है या जो नशा आ जाता है इसमें प्रभावित कौन होगा? सेरेबेलम। फिर वो कहाँ बैलेंस में रहेगा? फिर तो ऐसी स्थिति में मुश्किल होगा ना उसके लिए, कंट्रोल में नहीं होगा, 4 लोग उसको पकड़ के ही चलते रहेंगे या कहीं जाके लेट जाएगा, वहीं से कहेगा। एक दिन एक सिपाही को भी देखा, वो अपनी मोटरसाइकिल पकड़ने वही थी मोटरसाइकिल, फिर कह रहा है ये क्यों पकड़ नहीं आ रही है, और सिपाही था वो, तो पी ज्यादा लिया था, तो मुश्किल है उसके लिए। रीजन कि वो पेशीय नियंत्रण उसके पास नहीं है। कई बार देखो बारात में आपके यहाँ तो, लेकिन हमारे यूपी में बहुत चलता है, जो वहाँ शराब मिलती है यहाँ मिलती है लेकिन मिलती नहीं। तो बारातों का बड़ा आजकल गलत चलन आ गया है कि जहाँ पे बारात होती है उसके पीछे गाड़ी के पीछे, तो जो जितने पिक टाइप के वहीं रहेंगे। अब दूसरा इनका अटैक होता है उस पे डीजे वाले पे, पहले पियेंगे हल्का नशा, डीजे में आ जाएंगे, अब उसके बाद डीजे वाले के नरक मचा देंगे, ये गाना लगाओ वो लगाओ, तो जो ज्यादा पिया रहता है वो तो बहुत परेशान करेगा, तो 2 लोग उठा उसको फेंक देंगे रात भर वो धान के खेत में पड़ा था, सुबह उठ के रहा है कि मैं कौन हूँ, पता नहीं, क्योंकि सेरेबेलम उसका खराब हो चुका है। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ध्यान देना, यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अब जैसे मान के चलो कि हृदय की धड़कन, तो हमारा और आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो धड़केगा, आप रोक नहीं सकते इसको किसी कीमत पर। श्वसन पर कोई नियंत्रण नहीं है, किडनी पर कोई नियंत्रण, पाचन अगर खाए हो तो पचेगा, इन सभी पर जो व्यवस्था है वो कौन देखेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ध्यान देना, अगर व्यक्ति कोमा में चला गया तो कोमा का मतलब होता है कि ब्रेन अब इनएक्टिव हो गया, ब्रेन निष्क्रिय हो चुका होता है। तो अब भाई ब्रेन अगर निष्क्रिय हो गया लेकिन इंसान जिंदा है, अभी मरा नहीं है, बस खाली वो लेटा है, कुछ बातचीत नहीं कर पा रहा है, लेकिन हार्ट तो चल रहा है ना, किडनी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो अगर कोमा चला गया तो इसका काम कौन देखेगा? इसका काम देखेगी मेरु रज्जु। कौन? मेरु रज्जु। तो कोमा की स्थिति में जब मेडुला ऑब्लोंगेटा काम करना बंद कर देगा तो वो सारे काम चले जाएंगे मेरु रज्जु के पास, और वेट करेगी मेरु रज्जु कि भाई कोमा से बाहर आओ, तो हम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि लगभग उस उपराष्ट्रपति की तरह वेट करेगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाए तो मैं अपने पदभार से वापस आऊं, है ना, ठीक वैसा ही। तीसरा जो हिस्सा है वो है पॉन्स, ये कनेक्ट डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन, ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन सेरेब्रम एंड फोरब्रेन, जो सेरेब्रम है और फोरब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं उनके बीच सिग्नल बनाता है। दूसरा कंट्रोल द ब्रीदिंग रिदम, सांस लेने की जो व्यवस्था है हमारी उस पर नियंत्रण करेगा। तीसरा समय पर सोना और समय पर जगना, इसके लिए नियंत्रण करेगा। और कंट्रोल द जनरेटिंग ड्रीम, जो स्वप्न बनते हैं, इन स्वप्न के निर्माण में इसकी भूमिका है पॉन्स की। अगर पॉन्स नहीं होगा तो स्वप्न के लिए दूसरा रिस्पॉन्स करता है हिप्पोकैम्पस, हालांकि मेन कौन होगा ड्रीम के लिए? पॉन्स भूमिका निभाएगा। तो ये रहा है ब्रेन के वो सारे हिस्से जिसे हम आपको बताना चाह रहे थे। अब इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान देना, स्पाइनल कॉर्ड की जो कहानी है वो ये है कि यह भी तंत्रिकाओं से निर्मित एक भाग है, निर्मित एक रस्सीनुमा खोखला भाग है, रस्सीनुमा खोखला भाग है, जो वयस्कों में 42 सेंटीमीटर लंबा, जो वयस्कों में 42 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब इसका जो कार्य है उसे देख लेते हैं। इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं को आगे बढ़ाना। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो बहुत फास्ट हो, जिनकी गति 150 160 किलोमीटर प्रति घंटा में हो, वो कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलो आपको छींक आ गई, तो छींक आते समय हवा का वेग लगभग 160 होता है, अच्छी। दूसरा, अगर मान लो आपके सामने इमली डाल दी गई तो तत्काल लार आनी शुरू होगी, वही जो पकी वाली इमली है उस पर हल्का सा पानी मार के, हल्का नमक और मिर्चा ऐसे लगा के आपके सामने ऐसे किया गया, तो आ गया ना। जिनका आ गया उनका ब्रेन बहुत शानदार चल रहा है, प्रॉपर अच्छा, जो नहीं खाते उनकी बात ही अलग है ना। अब कुछ लोग रसगुल्ला देख के, अलग अलग भोजन है ना, अब किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को पिज्जा नहीं पसंद है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। खैर, इसके अलावा और प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे मान लो सुई चुभ गई, तो सुई चुभ होते ही हाथ वहां पहुंच जाएगा, ये नहीं इंतजार करेगा कि आप जा रहे हो और पैर में सुई चुभ गई तो कहेगा मालिक पैर में थोड़ी सुई चुभ गई है निकालें, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके अलावा सांप देखकर गले में लपेट लेना, ना 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 सांप देखकर पीछे मुड़ना। इसके अलावा कंपी आना, जैसे ही ठंडा पड़ेगा वही मई ठंडी है रे, और उसके बाद बॉडी आपकी सिकुड़ जाएगी तुरंत, आप न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का इस्तेमाल करोगे। तो उसमें कहावत ये जो कहते हैं ना, उतना पैर पास जितनी चादर उतनी ठंडी करके अपने आप पैर, फिर एक चादर 3 लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कपकपी वाला सिम नहीं आने लगा, इस पे ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने कहा मैसेज मारा यार ठंडी थोड़ा कांप के दिखाओ, ऐसा नहीं है, ठंडी पड़ी आप स्टार्ट कर दिए। इन सभी क्रियाओं कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, क्या बोलिए, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सारा काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ये था सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम। एक और है पीएनएस, इसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो, अभी अगर हम आपसे पूछें कि कितने इनपुट ऑर्गन अपनी बॉडी में है, तो इनपुट मतलब सेंसरी ऑर्गन, तो अगर इनको देखा जाए तो वो है 5, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 है। आंख से आप देख तो हो, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? ब्रेन। तो अब अगर हम मान लें कि एक हो गया ब्रेन और एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लें तो ये कहलाएगा पीएनएस। क्या ये सही है? ठीक। तो
अब सोचो कि आंख से ब्रेन तक कोई कनेक्शन होगा। यहाँ अगर कोई मान लो पिन चुभ हो रहा है तो ये दर्द कनेक्टेड होकर कहाँ जा रही होगी? ब्रेन में। यानी इन सभी, आंख का कनेक्शन ब्रेन से होगा, नाक कान का भी ब्रेन से, नाक का भी ब्रेन से, जिह्वा का ब्रेन से, त्वचा का भी ब्रेन से। और सेम यही कहानी, आंख का कनेक्शन स्पाइन कार्ड से, कान का स्पाइन कार्ड से, नाक का भी, जिह्वा का भी और त्वचा का भी। वास्तव में जो आप कनेक्शन देख रहे हो इसी कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यानी एक सिंपल सी परिभाषा कि वह तंत्रिकाएं जो इनपुट अंगों तथा सीएनएस को क्या करें? जोड़ें। सीएनएस को जोड़ती हैं, क्या कहलाएंगी? पीएनएस कहलाती हैं। अब इसमें देखो, जो ब्रेन से आ रही है वो कार्नियल होंगी, दो है ना, एक कपाल से और एक स्पाइन से। तो जो लाल वाला है ब्रेन वाला, इसे कहेंगे कपालीय तंत्रिका। और ये होती है 12 जोड़ी। कितनी होगी? 12 जोड़ी। और जो ये ब्लू वाला है, इन्हें कहेंगे मेरु रज्जु तंत्रिका। और ये होती है 31 पेयर। कितना? 31 जोड़ी। तो ब्रेन से निकलेंगी 12 जोड़ी और स्पाइन कार्ड से निकलेंगे 31 पेयर। समझ में आया? तो ये था पेरिफेरल नर्व सिस्टम। एक और हमने पढ़ा है, वो है ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम। ध्यान देना, अभी हमने जो इनपुट ऑर्गन देखे जैसे आंख, तो क्या आंख पर आपका नियंत्रण है? मतलब आंख बंद करो, आंख खोलो, इतना तो है ना, ठीक। कान पर आपका नियंत्रण है, थोड़ा बहुत है। जीभ पर नियंत्रण है वो वाला नहीं, ये वाला, ठीक। मतलब लगभग इनको हम बाहर से कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप हार्ट पर नियंत्रण नहीं कर सकते, या आप लंग्स पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ऐसे अंग जो अनैच्छिक हैं, अब अनैच्छिक अंग बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हृदय, फेफड़ा, है ना, आंत, यकृत, किडनी, ये सब आदि लिख दें, ये सब है अनैच्छिक। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इन पर कोई नियंत्रण ना करे। इन पर नियंत्रण करने के लिए कौन होगा? सीएनएस, यानी कि मस्तिष्क और प्लस में स्पाइनल कॉर्ड। तो जब आप ये मान के चलो कि यदि हम कोई ऐसा वायर ले जो हार्ट से सीएनएस पहुंचा दे, फेफड़े से सीएनएस पहुंचा दे, आंत से सीएनएस लेके आए, तो जो ये कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम। यानी यदि हम इसको परिभाषित करें तो ऐसे होगा कि अनैच्छिक अंगों तथा सीएनएस को आपस में मिलाने वाली, को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिका क्या कहलाएगी? ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम कहलाएगी। और ये दो होती हैं, एक होती है अनुकंपी और दूसरी होती है परानुकंपी, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। यहां पर ध्यान देना, एक है सिंपैथेटिक और दूसरी है पैरा सिंपैथेटिक। पैरा मतलब परानुकंपी और ये हो गई अनुकंपी। तो अनुकंपी में एक बात याद रखिएगा, अरे भाई हम कह रहे हैं 20 लाख कमा के जाएंगे लग रहा है तो अनुकंपी जो होती है, हमेशा ध्यान देना, इनमें हमेशा उत्तेजना होती है। अनुकंपी जब भी हम क्या करेंगे? उत्तेजना। और जो परानुकंपी होती हैं, ये सामान्य बनाती हैं, सामान्य करती हैं। जैसे मान लो कि अनुकंपी का काम क्या है कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देंगी, यानी कि हृदय गति को क्या करेंगे? तेज करेंगे। पर इसी का उल्टा जो परानुकंपी है, ये हार्ट रेट को कम करके नॉर्मल कर देंगी। तो जब आप 10 मंजिला सीढ़ी चढ़े और थोड़ी देर बाद नॉर्मल, तो वास्तव में दोनों ने मिलकर काम किया, अनुकंपी और परानुकंपी। अब पता चला कि धक धक शुरू हुआ और 2 घंटा क्लास में 1 घंटा बैठ गया, तब भी बंद नहीं हो रहा है। जो बंद नहीं हो रहा है तो घाट हो जाएगी, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, भैया बहुत देर से हार्ट धड़कन मार रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब परानुकंपी ने सपोर्ट नहीं किया, है ना। जैसे अभी कल घटना घटी, एक हमारे मित्र है गाजियाबाद में, तो एडीएम साहब है, वो बहुत देर से अपने कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर लगाए थे और बेहोश हो गए इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से। दरअसल इलेक्ट्रिक हीटर अच्छा थोड़ी ना होता है। एक तो हमने एक दिन आपको बताया कि भाई एक तो वो न जलाओ, मीठी न जलाओ। इलेक्ट्रिक हीटर हमारे शरीर का पानी खींच लेता है पूरी तरह से, और इतना पानी खींचेगा आपको पता नहीं चलेगा, पेनिट्रेट कर डालेगा और डिहाइड्रेशन से बेहोश हो सकते हैं। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक हीटर चलाओ तो या तो कमरे का दरवाजा खुला रखो, या तो खिड़की खुली रखिए, या तो आप चला के 2, 5, 10 मिनट बंद कर दीजिए। क्योंकि यदि आपको इस कमरे में बैठ के ठंडी लग रही है बहुत, इसका मतलब है आप बीमार हैं, फिर डॉक्टर बुलाइए। जैसे भाई नॉर्मल कमरा बंद है तो एक भी कपड़ा, आप एक कपड़ा नॉर्मल पहन लीजिए या एक सॉल ओढ़ लीजिए, आराम से बैठिए, एक रजाई ओढ़ लीजिए। यदि इसके बावजूद भी आप एकदम आग के सामने बैठे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पॉइंट पे आते हैं। तो अनुकंपी काम है उत्तेजना बढ़ाना, और परानुकंपी का जैसे ये क्या करती है कि इनका काम है कि ये श्वसन का जो दर है उसे बढ़ा देंगी, और ये क्या करेगी? श्वसन के दर को कम कर देगी। ये क्या करती है कि ये गुस्सा, तनाव, चिंता, इस सबको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब आप तनाव में आ गए, पर ये बहुत अच्छी हैं, ये सुख, शांति और खुशी लेकर के आती हैं, क्योंकि ये भी तो आवश्यक है। और इसलिए कभी खुशी कभी गम, तो कभी खुशी कभी गम का सीधा मतलब है अनुकंपी और परानुकंपी। बट एक बात याद रखना, वो ये है कि इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है कि ये डाइजेशन को कम करती हैं। कौन? हाँ, इनका काम है पाचन को कम करना, और उसके उल्टा इनका काम है पाचन को बढ़ा देना। तो बस इतना आप ध्यान देना। अगला कुछ बीमारियां हैं, इसको समझ लीजिए। अनिद्रा मतलब नींद में समस्या, इसे बोलते हैं इंसोम्निया। मिर्गी का मतलब होता है तंत्रिका आवेग का अचानक विशेष भाग में बढ़ जाना और बार बार दौड़ आना। पार्किंसंस में डोपामाइन हार्मोन कम हो जाता है, बुढ़ापे में होगा, पूरा शरीर कांपता है, ऐसे करेगा। अल्जाइमर मस्तिष्क की कोशिकाओं में क्षति होती है, खास करके टाउ प्रोटीन और एमिलाइड प्रोटीन बहुत ज्यादा बन जाता है, और अल्जाइमर जब होगा तो व्यक्ति अपनी याददाश्त खत्म करने लगता है, डाउन हो जाता है। एक और है एंसेफेलाइटिस, ज्यादातर वायरस का प्रभाव होता है, हालांकि बैक्टीरिया और फंगस
ये भी इंसेफेलाइटिस ला सकते हैं। इसमें जो मेनिंजिस है, ये जो मेनिंजाइटिस है, वही प्रभावित होती है। सॉरी, इंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस में। और मेनिंजाइटिस का मतलब है मस्तिष्क की झिल्ली का संक्रमण, और ये वायरल, बैक्टीरिया और फंगस के प्रमुख कारक बनते हैं। तो ये कुछ बीमारियां नहीं है इससे, सॉरी मैं गलत बता दिया। दरअसल ये नहीं, हम बात कर रहे थे इसकी मेनिंजाइटिस। इंसेफेलाइटिस केवल किससे होगा? वायरल। और इसका मुख्य जिम्मेदार है जेई, जापानी इंसेफेलाइटिस, है ना, ये मुख्य भूमिका निभाएगा। ये जो मेनिंजाइटिस है, ये 3 से होगा, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। तो ये कुछ बीमारियां हैं, इतनी ही बीमारियां हैं ही जिनको आप एग्जाम में फेस करेंगे। तो इन्हें चिन्हित करना। अल्जाइमर में मेन क्या है? टाउ और अमीलाइड। और पार्किंसंस में डोपामिन का कम हो जाना। तो यहीं पर मानव का ये तंत्रिका संपन्न हुआ। अगला टॉपिक आइज। अपने पास समय है 5:30। कितना बजा है? 5:30। तो 6 बजे दोबारा मुलाकात करते हैं ना, अपडेट कर देना।